हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। आवाज़ सुनकर हर कोई आयशा को कमरे से बाहर जाते हुए देखने के लिए मुड़ा। उसने एक लहराता हुआ हाथीदांत का गाउन पहना हुआ था जो उसके पीछे लटक रहा था और उसकी सहायक लगातार इसे ठीक कर रही थी। नेकलाइन उथली थी और बहुत सारी त्वचा दिख रही थी। टीना ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ओह माय गुडनेस, हर कोई जानता है कि हम बस बाहर खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन जो कोई नहीं जानता वह सोचेगा कि वह रेड कारपेट पर है। ये पोशाक रात के खाने के लिए बहुत महंगी थी। कायरा ने ठहाका लगाया और टीना की कमर पकड़ ली और फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आवाज़ कम रखो। दूसरों को लग सकता है कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं अगर उन्होंने हमें सुना। टीना ने उपेक्षापूर्वक कहा, बिल्कुल नहीं, अब हमें कौन नोटिस करने वाला है। अन्य लोग उनकी बातचीत से बेखबर थे क्योंकि हर कोई आयशा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आयशा हल्के से मुस्कुराए और माफ़ी मांगते हुए कमरे में इधर उधर देखने लगी। देरी के लिए मुझे खेद है, तैयार होने में थोड़ा समय लगा। इतना धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगा, हम बस थोड़े समय से इंतज़ार कर रहे हैं। खूबसूरत महिलाएं इंतज़ार के लायक होती हैं, किसी ने कहा। उपन्यास नाटक आयशा कुछ कहने के लिए तैयार थी जब उसका ध्यान कायरा की ओर गया। उसने कायरा के फुदकते स्वेटर की जांच करते हुए जोर से हंसी, सुश्री ललिता, गर्मी अपने चरम पर है। आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? कायरा ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या मुझे ठंड नहीं लग रही? बेशक, आपको लग रही है। कोई समस्या नहीं है, आयशा ने कहा जब वह मिस्टर गोपी की शानदार कार के पास पहुंची। सुश्री ललिता, बस मेरे साथ ऐसे न चलें। अगर पपराजी हमें साथ में देख लेते हैं तो वे मान लेंगे कि मैं सिर्फ स्टाइल के बारे में सोचती हूं और कोई सार नहीं। आपके साथ चलने में कौन परवाह करता है? टीना ने बड़बड़ाते हुए कायरा का हाथ पकड़ लिया। फिर वे अपनी कार की ओर चल पड़े। डिनर का इंतजाम सिल्वर्टन के सबसे शानदार और महंगे रेस्तरां गोल्डन स्प्लेंडर में किया गया था। यहाँ किसी को भी सीट दिलाने के लिए पैसे से ज़्यादा की ज़रूरत थी। यहाँ भोजन करने और मनोरंजन करने के लिए किसी को एक सप्ताह पहले आरक्षण कराना होगा और सदस्य बनना होगा जिसने $5 लाख का सदस्यता शुल्क चुकाया हो। जब फिल्म क्रू पहुंचा तो मैनेजर ने प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। क्या ये द 25th आवर का क्रू है? श्री गोपी अग्रभूमि में खड़े थे और उन्होंने विनम्रता से सिर हिलाया। हाँ, ये हम हैं। प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए तारीफ की, मिस्टर सोहन ने आयोजन स्थल साफ कर दिया है। आज गोल्डन स्प्लेंडर आप सभी का विशेष अतिथि के रूप में स्वागत कर रहा है। कृपया मेरे पीछे अंदर आइए। वाह, आयशा की सहायक लगभग उछल पड़ी। वह अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। आयशा, मिस्टर कृष्णा ने पूरा गोल्डन स्प्लेंडर आपके लिए आरक्षित कर रखा है। ये पैमाना बहुत बड़ा है। न केवल वह बल्कि पूरा दल बहुत खुश था। मैं पहली बार ऐसी शानदार जगह पर भोजन कर रहा हूँ। हे, मैं अभिभूत हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? अभिभूत? मूर्ख मत बनो। बड़े बॉस ने आपको आमंत्रित नहीं किया, उन्होंने आयशा को आमंत्रित किया। बिल्कुल, हाँ, हम में से अधिकांश लोग ऐसी प्रतिष्ठित जगह में कभी प्रवेश नहीं करते अगर आयशा नहीं होती। टीना ने अपनी आंखें घुमाए और कायरा से बुदबुदाया, वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है ना? क्या उसके लिए इस तरह से व्यवहार करना जरूरी है? आयशा इतनी घमंडी क्यों दिख रही है? अगर मैं वास्तव में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? एक बूढ़ा आदमी। कायरा ने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। उसने बिना कुछ कहे इसे रोक लिया और भीड़ के बीच से टीना का पीछा किया। मैनेजर उन्हें सबसे शानदार निजी कमरे के प्रवेश द्वार पर ले आया। वह नीचे झुका और दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। भले ही कोई भी श्री कृष्ण को नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी गहरी श्रद्धा उनकी हड्डियों में उकेरी गई थी, जिससे पूरा दल घबरा गया। बंद करें, सभी ने अपनी सांस रोक ली। उन्होंने कल्पना की कि उनके सामने का दरवाजा सिर्फ एक निजी कमरे का दरवाजा नहीं था, बल्कि दूसरे युग का पोर्टल भी था। अंदर सिर्फ 2 आदमी थे। एक सम्मानजनक व्यक्ति खड़ा था और एक सुंदर मुद्रा में बैठा हुआ था। हालांकि उन्होंने महान श्री सोहन को कभी नहीं देखा था, फिर भी वे अनुमान लगा सकते थे कि बैठा हुआ आदमी कौन था। आयशा ने निर्माता से सोहन की जानकारी के बारे में पूछा था। उसे उम्मीद थी कि एस्केलन से रहस्यमयी व्यक्ति एक अधिक वजन वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति होगा जिसके पास शक्ति होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना युवा और एक चमकदार और सुंदर चेहरे वाला होगा। वह बस वहां बैठा था, फिर भी उसकी उपस्थिति ने कमरे को भर दिया और किसी को भी उसके पास जल्दी से जाने से हतोत्साहित किया। वह केवल एक नज़र से हैरान थी। सोहन का ध्यान उनकी ओर गया, लेकिन वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका जिसे वह ढूंढ रहा था। उसका माथा थोड़ा सा सिकुड़ा। विक्रम ने तुरंत उसके इरादे पहचान लिए। वह उनके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, बस दरवाजे पर खड़े मत रहो, कृपया अंदर आओ। भले ही विक्रम ने सभी को कमरे में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन चालक दल का सदस्य मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ा। किसी ने भी बैठने की हिम्मत नहीं की, अकेले उस मेज के पास जाने की जहां सोहन बैठा था, क्योंकि उसने बात नहीं की थी।
टीना और कायरा दूसरों के बीच कमरे में दाखिल हुईं। जैसे ही उनके सामने के लोगों ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध नहीं किया, टीना ने सोहन को अपना मुंह खोले हुए देखा। उसने कायरा का हाथ खींचा। टीना ने अपना हाथ उठाया और कायरा की पीठ पर थप्पड़ मारा। शिवा के परदादा इतने युवा कैसे हो सकते हैं? मुझे उम्मीद थी कि वे सफ़ेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। बंद करें। एडेड बैंक आपके द्वारा भेजे गए धन को वेस्टर्न यूनियन और एलाइड एक्सप्रेस के माध्यम से प्राप्त करें। लकी ड्रॉ के माध्यम से मोबाइल फ़ोन जीतें। इस 1 अक्टूबर से 1030-201 तक फ्राई करें। अब मुझे अटेंशन जेरल POBLAW वेस्टर्न यूनियन एलाइड बैंक और वेस्टर्न यूनियन एलाइड बैंक लिमिटेड के माध्यम से मेरे धन प्रेषण की याद आती है। आपके दिल में हमारा खाता खुला। हा हा हा। कायरा हंसना बंद नहीं कर सकी और टीना की बांह पर झुक गई। मैंने कभी नहीं कहा कि शिवा के परदादा बूढ़े थे। टीना, तुम बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच गई। अपनी तरफ देखो, तुम्हारा जबड़ा खुला रह गया है। क्या तुम मुझे हंसाने के लिए इतनी दूर जा रही हो? हंसी सुनकर सोहन को आखिरकार वह व्यक्ति मिल गया जिसे वह ढूंढ रहा था। कायरा की हंसी उसके दिल में बहती एक प्यारी वसंत हवा की तरह थी। ये सभी चीज़ों को वापस जीवन में ला देती है। उसकी हंसी से उसका मूड खुशनुमा हो गया। हे, वह हंसा और उसका ध्यान कायरा पर केंद्रित हो गया। अंत में उसने अपने पहले शब्द बोले, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। कायरा दूसरों के पीछे खड़ी थी। वह हिली नहीं क्योंकि उसके सामने 2 लोग थे। इसके अलावा उसे यह पता लगाना था कि सोहन के कथन उसके लिए थे या नहीं। उस समय आयशा, जो कायरा के सामने थी, ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान बिखेरी और बेहद शान से चली। आयशा इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसने एक अमीर परिवार में शादी करने का सपना देखा था, खासकर ऐसे प्यारे आदमी से। उसकी ड्रेस को पकड़े हुए उसका हाथ उत्साह से थोड़ा कांप रहा था। उसने अपनी ठुड्डी को और भी ऊपर उठाया क्योंकि उसे पीछे से ईर्ष्यालु निगाहें महसूस हुईं। कायरा कौन है? आयशा प्रतिष्ठित परिवार में शामिल होने से केवल एक कदम दूर थी। उसे बस वह कदम उठाना था और सोहन के साथ बैठना था। और फिर श्रीमती कृष्णा के रूप में उसकी पहचान आधे रास्ते में स्थापित हो जाती। जैसे ही वह सोहन से 5 कदम के भीतर पहुंची, विक्रम ने अचानक उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने भौहें सिकुड़ी और विक्रम को घूर कर देखा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि मिस्टर कृष्णा ने मुझे आने के लिए आमंत्रित किया है? विक्रम ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया क्योंकि उसकी धीमी लेकिन निर्दयी आवाज़ सुनी गई। मिस्टर सोहन ने तुम्हें नहीं बुलाया। उसने नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आयशा ने अपने कंधे उचकाए और साहपूर्वक अपनी छाती बाहर निकाल दी। उसने सोहन की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा, मिस्टर कृष्णा, इसे देखो। यह मुझे गुजरने नहीं दे रहा। हर महिला मिस्टर सोहन के सामने सही ढंग से बोलने की क्षमता क्यों खो देती है? सोहन ने आयशा की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नज़र उस पर घूमी और कायरा के चेहरे पर टिक गई। कायरा, तुम वहाँ कब तक खड़ी रहोगी? कायरा, घड़ी। कायरा कौन थी? वह नाम क्यों जाना पहचाना लग रहा था? कायरा ने आलस से जम्हाई ली और इधर उधर घूम गई। इस बीच बाकी सभी लोग इस बात को लेकर भ्रमित हो गए कि सोहन कायरा को किस नाम से संबोधित कर रहा था। मुझे दोष मत दीजिए, सर। आपने मुझे नाम से नहीं बुलाया। मुझे कैसे पता चलता कि आपने फ़ोन किया था? क्या ये शर्मनाक नहीं होता यदि आपने फ़ोन नहीं किया होता और मैं आत्मविश्वास से आपके पास चली जाती? आयशा का चेहरा पीला से लाल हो गया। उसे ऐसा क्यों लगा कि कायरा ने उसका मजाक उड़ाया है? उसे बेशर्म कहा गया और कहा गया कि वह शर्मिंदा होकर मर जाएगी। उसने खुद भी इस बात पर यकीन कर लिया था, इसलिए सोहन के बोलने के बाद वह सीधे उसके पास चली गई। अब वह शर्मिंदा थी कि क्रू में हर कोई उसे देख रहा था। उसने कायरा को बुरी नज़र से देखा और उसके पास पहुंची, लेकिन कायरा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह मौजूद ही न हो। वह उसके पास से गुजरी और उसके पास से गुजरते हुए कई बार उसकी ड्रेस पर पैर रखा। जैसे ही कायरा करीब आकर सोहन ने अपना हाथ उठाया और उसके माथे पर थपथपाया। तुम्हारे और मेरे अलावा क्रू में और किसे मैं पहचान सकती हूँ? कायरा ने सिहरते हुए अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। आउच! सोहन ने अपना हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसे पलट दिया और अपनी हथेली कायरा के माथे पर टिका दी। तुम्हारा माथा इतना गर्म क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? सोहन ने पूछा क्योंकि उसके स्पर्श की गर्मी से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी हथेली कायरा को ठंडी और आरामदायक लगी, लेकिन उन पर दर्जनों आंखों के साथ उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि सोहन एक बुजुर्ग हैं, वे एक खूबसूरत आदमी हैं। यह अंतरंग इशारा गलतफहमी का कारण बन सकता है। ये कुछ भी नहीं है। मुझे सुबह थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन मैंने दोपहर को दवा ली और दोपहर में थोड़ी देर के लिए झपकी ली। मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। गोपी और निर्माता के दिल तेजी से धड़कने लगे और उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों ने पहचान लिया कि कायरा ने सुबह ही जाने का अनुरोध किया था। उस समय वे क्या कह रहे थे? उनकी निगाहें एक साथ आयशा की सहायक के चेहरे पर गईं। ये सब इस घटिया महिला की वजह से हुआ।
क्या वे कायरा को आने के लिए मजबूर कर सकते थे यदि उसने उसे अत्यधिक नाटकीय होने के लिए नहीं बुलाया होता? यह एक आपदा थी। यदि कायरा ने उनके बारे में सोहन से शिकायत की तो वे अपने भविष्य के अवसरों को अलविदा कह सकते थे। सहायक पीछे हट गई। वह उनकी घूरने से डर गई और पीछे के कदम बढ़ाए। वे आंखें इतनी डरावनी थीं मानो वे उसे निगलने वाली हों। कायरा की प्यारी हंसी बह निकली। ठीक उसी समय मिस्टर गोपी और निर्माता किनारे पर थे। बंद मुझे सुबह बीमार महसूस हुआ। वे वहां चले गए और नहीं चाहते थे कि आयशा उनके रास्ते में आए। फिर मिस्टर गोपी ने आयशा को किनारे कर दिया। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। सुश्री ललिता क्रू में सबसे छोटी हैं और हम सभी उनका ख्याल रखते हैं। ये सही है। सुश्री ललिता हमारे क्रू की आत्मा हैं। हम कुछ नहीं कर सकते उसके बिना और हम उसे बीमार नहीं होने दे सकते। आयशा धीरे से जमीन पर गिर पड़ी। सोहन को देखते हुए उसकी आंखें लाल थीं। हालांकि सोहन की नज़र कायरा पर ही टिकी रही, भले ही आयशा बुरी तरह रो रही थी। उसने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली। मिस्टर गोपी और प्रोड्यूसर दोनों जानबूझकर उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर रहे थे। वे सहायता दिए बिना उसके बगल में खड़े हो गए। आयशा बहुत निराश दिख रही थी। उसने अपने होंठ काट लिए और फिर खुद खड़ी हो गई। फफ्त टीना खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। आयशा की हालत इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी कि वह अतीत में कितनी गौरवशाली और विजयी दिखाई देती थी, केवल खुद को ऐसी दयनीय स्थिति में पाती है। सोहन के चेहरे पर थोड़ा सुधार आया। उसने कायरा की फरी जैकेट पकड़ी और कहा, तुमने इतने मोटे कपड़े क्यों पहने थे? कायरा ने अपने कपड़ों पर नजर डाली और टीना की उदारता को याद किया। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि डाइनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग बहुत ठंडी होगी। अगर मैं इसके नीचे बैठूंगी तो मेरी सर्दी और बढ़ सकती है। उपन्यास नाटक क्लोसी विक्रम एयर कंडीशनिंग बंद करो। सोहन आदेश देने के बाद फिर से खड़ा हो गया। फिर उसने अपना काला सूट जैकेट उतार दिया और उसे सीट पर रख दिया। उसकी उंगलियां स्वाभाविक रूप से कायरा के कंधे पर पड़ीं और उसने कहा, यह बहुत मोटा है। इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। उसकी हरकतें हल्की और शालीन थीं। कायरा ने उसे देखा और उसके शांत व्यवहार को देखकर अपने होठों को कोमलता से दबाया। उसने उसकी मदद से अपना फर वाला स्वेटर उतार दिया। अगले ही पल उसके कंधों पर एक गर्म कोट डाल दिया गया। सोहन का सूट गर्म था और उसमें पुदीने की हल्की खुशबू थी। खुशबू के कारण कायरा को बहुत अच्छा लगा। पुदीना वाकई उसके लिए मददगार था। खुशबू ने उसके विचारों को ऊर्जा दी, पाचन को आसान बनाया और हवा को बाहर निकाला। गोपी और निर्माता ने एक दूसरे को देखा और एक मौन हंसी का आदान प्रदान किया। आयशा की परवाह कौन करता है? सोहन की निगाहें कायरा पर टिकी हैं। उसके नाजुक लहजे और कोमल हरकतों को देखो। वह वास्तव में परवाह कर रहा था। कायरा ने अभी अभी देखा था कि बाकी क्रू अभी भी वहीं खड़ा था। वे बहुत अजीब लग रहे थे। उसने चुपके से टेबल के नीचे सोहन की पैंट खींची और कहा, सर, क्या आप सभी को ऐसे ही खड़े रहने देंगे? उसने अपनी आवाज़ शांत रखी। श्री गोपी या उत्पाद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अचानक संयमित, उसकी उंगलियां सोहन की पैंट से बाहर निकलने के लिए तैयार थीं। कायरा का दिल धड़क उठा और उसने अपने आप अपना हाथ वापस लेने की कोशिश की। सोहन ने उसे भागने से रोकने के लिए नर्म लेकिन कठोर दबाव डाला। उसकी हथेली गर्म और सूखी थी और उसके पास कोई कठोर त्वचा नहीं थी। कायरा को असहज महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? अलाइनबाग वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से भेजे गए प्रेषण प्राप्त करें भी मोबाइल फ़ोन लकी ड्रॉ जीते इतने सारे लोग देख रहे थे। उसने अपना हाथ थोड़ा जोर लगाकर वापस खींचा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यह एहसास बस अजीब था। सोहन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी हथेली में छोटे हाथ को देखा। ये गोरा, नाजुक, पतली, हड्डियों रहित उंगलियों वाला था। जब कायरा ने अपनी आखिरी मुलाकात में एक चम्मच उठाया तो उसने कल्पना की थी कि इस तरह के खूबसूरत छोटे हाथ को पकड़ना कैसा होगा। अब जब वह उसके हाथों में था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या सभी लड़कियों के हाथ इतने मुलायम लगते हैं? कायरा का चेहरा गर्म हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, सर। सोहन ने अपने होंठ मोड़कर उसका हाथ छोड़ दिया। आपके हाथ काफ़ी गर्म हैं। आप काफ़ी बीमार लग रही थीं। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। कायरा ने अपना चेहरा छिपा लिया क्योंकि उसका हाथ छोड़ा गया था। उसे पहले से ही बुखार था और उसका चेहरा आग की लपटों की तरह गर्म था। सौभाग्य से उसने टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ रखा था, अन्यथा वह मौके पर ही शर्मिंदगी से बेहोश हो सकती थी। सोहन को केवल उसके स्वास्थ्य की चिंता थी। उसका इरादा अनादर करने का नहीं था। वह अपने सीधे और समझदार व्यवहार के साथ उसके साथ कुछ अश्लील कैसे कर सकता था? ऐसा लग रहा था कि उसने चीज़ों के बारे में बहुत सोच लिया था। कायरा ने अपनी सांसों को समायोजित किया और कहा, सर, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, हर कोई अभी भी खड़ा है।
कायरा द्वारा उसे फिर से याद दिलाने के बाद सोहन ने आखिरकार अपना ध्यान दूसरों पर केंद्रित किया। कृपया अपनी सीटें लें। इस निजी कमरे में 8 डाइनिंग टेबल थे, जिनमें से प्रत्येक में 10 लोग बैठ सकते थे। सोहन जिस टेबल पर बैठता था वह एक टेबल बन गई थी। कुछ लोग आत्म जागरूक थे और उन्हें लगा कि उनकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, इसलिए वे स्वचालित रूप से आसपास की टेबल पर चले गए। दूसरी ओर श्री गोपी और निर्माता स्वाभाविक रूप से हेड टेबल पर और सोहन के दूसरी तरफ बैठते थे। कोई भी कायरा के बगल में बैठने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि हेड टेबल जल्द ही पूरी तरह से भर जाने वाली थी। आयशा आगे बढ़ी और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए अपनी ड्रेस को हिलाया। कायरा ने आयशा की ओर मुंह किया, इससे पहले कि उसका नितंब सीट को छूता। आयशा, क्या तुमने मुझे होटल के प्रवेश द्वार पर नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे करीब न चलूं? तुम अब स्वेच्छा से मेरे बगल में क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पपराजी द्वारा फोटो खींचे जाने का डर नहीं है? आयशा का नितंब हवा में जम गया और वह अब और नहीं बैठ सकती थी। 216 बंद कायरा काफी चिड़चिड़ी थी। वह जानती थी कि आयशा सोहन के करीब बैठना चाहती थी। अब जब केवल यही सीट बची थी, उसने ये शब्द कहे। क्या इससे वह असहज नहीं हो रही थी? वह प्यार से मुस्कुराए और कोमलता से कायरा की बांह पकड़ ली। उसने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। कायरा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। हे, कायरा विनम्र नहीं थी, उसने आयशा का हाथ दूर धकेल दिया। लेकिन मैंने इसे गंभीरता से लिया। पिछली बार उसने आयशा के सामने झुक गई थी क्योंकि वह टीना के प्रति आयशा के रवैये से अनजान थी। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया। आयशा के भाव अचानक बदल गए। अगर सोहन उसके बगल में नहीं बैठता तो वह कायरा के चेहरे पर मार देती। कायरा, आयशा का चेहरा काला पड़ गया था। तुम इतने दोगले क्यों हो रहे हो? मैंने मंच पर तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रखा। आयशा के छिपे हुए लक्ष्य पूरे दल के लिए स्पष्ट थे, लेकिन आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि सोहन कायरा के साथ अलग तरह से पेश आता था। इस समय आयशा का कदम वाकई बेशर्मी भरा था। आयशा को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लोग उसे क्या नज़र से देखते हैं। वे इतनी दूर आ चुके थे और वह एक अमीर परिवार की सदस्य बनने से बस एक कदम दूर थी। वह इस तरह हार नहीं मान सकती थी। ग्रेटर दैन भले ही दूसरे लोग उसकी पीठ पीछे उसकी आलोचना करें और बाद में उसे बेशर्म कहें, जब तक वह सोहन का दिल जीत सकती है और मिसेज कृष्णा बन सकती है, तब तक वे सभी बेवकूफ़ी भरी टिप्पणियां निरर्थक होंगी। कायरा, आयशा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आहत भाव से और लगभग आंसुओं में डूबी हुई कायरा को देखा। उसने एक नाजुक लेकिन दयनीय अभिनय किया और कहा, तुम मेरे बारे में इस तरह कैसे सोच सकते हो? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके गालों पर 2 आंसू बह निकले, जो उसकी आजीवन अभिनय क्षमता को दर्शाते थे। सोहन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने जोर से उठाया हुआ चम्मच मेज पर पटक दिया। वह चुप रहा, लेकिन कमरे में तनाव स्पष्ट था। विक्रम इतना चिढ़ गया था कि उसने हत्या करने के बारे में सोचा। इस महिला के साथ क्या गलत है? क्या पिछली घटना ने उसे सबक नहीं सिखाया था? वह किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे कायरा से लड़ना पड़ा। क्या ये सीधे श्री के खिलाफ नहीं था? सोहन के हाथ, मैडम, मिस तिलक यादव का पक्ष हर किसी के लिए खुला नहीं है। कृपया दूसरी टेबल पर जाएं, अन्यथा मुझे अशिष्ट होने और आपको बाहर निकालने के लिए दोष न दें। विक्रम आगे बढ़ा और अपने ठंडे स्वर में बोला। उन शब्दों ने आयशा के चेहरे का भाव पूरी तरह खो दिया। सोहन के सहायक द्वारा भगाए जाने और ऐसे क्रूर शब्द सुनने के बाद उसे कोई गर्व नहीं था। मिस्टर गोपी ने देखा कि आयशा अभी भी वहीं खड़ी थी। अगर उसे वास्तव में बाहर निकाला गया होता तो सिर्फ आयशा का चेहरा ही नहीं बर्बाद होता, ये पूरे क्रू की प्रतिष्ठा होती। आयशा, कहीं और बैठ जाओ, खुद को शर्मिंदा मत करो। निर्माता ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपके कपड़े भी गंदे हैं। यहाँ बैठना अनुचित है। जल्दी करो और चले जाओ, भले ही वह बेशर्म हो, वह अब और यहाँ नहीं रह सकती। आयशा ने कायरा को घूरा और अपनी पोशाक उठाई। फिर वह दूर हो गई और उसकी आंखों में घृणा भर आई। चालक दल पहले ही अपनी जगह ले चुका था। एकमात्र उपलब्ध स्थान कोने में सबसे अंदर की मेज पर था। आयशा ने अपने दांत पीस लिए और अपमान सहा। फिर वह मेज पर चली गई। टीना, अचानक कायरा की आवाज़ आयशा के पीछे से आई, इससे पहले कि वह अपना पैर भी हिला पाती। यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। आयशा ने देखा कि टीना उत्साह से दूसरों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच खड़ी हुई और कायरा की ओर दौड़ी। दुर्घटनावश या जानबूझकर टीना का कंधा आयशा की छाती से लोहे के ठोस टुकड़े की तरह टकराया। उस समय उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। टीना रुक गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और हैरान हो गई। ओह नहीं, आयशा, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? आयशा आमतौर पर दयनीय ढंग से खेलती, लेकिन वह पहले से ही इतनी भयानक स्थिति में थी। वह अपनी स्थिति को और खराब नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी छाती में तेज दर्द के साथ उसे पकड़ लिया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। हे, ये बस एक छोटी सी दुर्घटना थी। इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। क्यों नहीं?
टीना अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ी थी। उसकी नज़र आयशा के कसकर पकड़े हुए हाथों पर टिकी हुई थी। क्या सिलिकॉन काफ़ी नाजुक नहीं होता? अभी मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा बल लगा दिया। क्या होगा अगर ये फट गया? एक दबी हुई आवाज़ निकली और कई लोग खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। जोर से हंस पड़े। हा। टीना इतनी शरारती क्यों थी? क्या उसे लगता था कि यह एक गुब्बारा है जो एक ही झटके से फट जाएगा? हा। क्या टीना उन्हें हंसाकर मार डालना चाहती थी? आयशा का चेहरा एक पल में बदल गया। गुस्सा, शिकायत और रोष था। अब भी कायरा की माता सहायक ने उसका इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत की। वह बहुत गुस्से में दिख रही थी और उसने अपने सीने से हाथ नीचे करते हुए एक गहरी सांस ली। अब वह गर्व से खड़ी थी। मेरे सभी गुण प्राकृतिक हैं। वहाँ कोई सिलिकॉन नहीं है। ओह, सच में? टीना ने उसकी ओर देखा और शांति से दूर हो गई। फिर वह कायरा के पास गई और उसके पास बैठ गई। उसने पूछा और कायरा के कान के बहुत पास झुक गई। कायरा ने टेबल के नीचे से उसे अंगूठा दिखाया। अविश्वसनीय, तुमने उसे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। बेशक, टीना ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। देखा, मैंने उसे बुलाया। हे। फिर उसने अपना हाथ सोहन की ओर बढ़ाया और सक्रिय रूप से अपना परिचय दिया। नमस्ते मिस्टर कृष्णा, मैं टीना सैंडर्स हूँ। मैं कायरा की सहायक के रूप में काम करती हूँ। मेज़ पर बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे सोहन के पास पहुंचे और उससे हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर सोहन कौन था? वह पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा था और उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं थी। क्या होगा अगर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और सोहन ने उसे ठुकरा दिया? ये शर्मनाक होगा, है न? वे आयशा की तरह नहीं बनना चाहते थे। टीना एक बहादुर चरित्र थी। सोहन ने धीरे से ठहाका लगाया जब सभी को लगा कि टीना को ठुकराया जाने वाला है। उसकी पतली उंगलियों ने हल्के से टीना को जकड़ लिया। की उंगली पर हाथ रखते हुए उसने कहा, हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। टीना का चेहरा खुशी से लाल हो गया। हालांकि सोहन ने उसकी उंगली का केवल एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसने तेजी से अपनी उंगलियां वापस खींच लीं और कायरा की बांह पर लिपटते हुए मुस्कुराए। कायरा, मिस्टर कृष्णा बहुत अच्छे हैं और वह बहुत हैंडसम हैं। आयशा ने यह दृश्य देखा जब वह अपनी सीट पर लौटी। उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। टीना के पास सोहन से हाथ मिलाने का मौका था, लेकिन सोहन ने शुरू से अंत तक उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्यों? उसे किसने अधिकार दिया? आयशा की मेज पर बैठे सभी लोग मामूली किरदार थे। आयशा पहले ही दूसरी और तीसरी मुख्य अभिनेत्रियों को परेशान कर चुकी थी। उसका रवैया और बढ़ गया था, खासकर जब से यह स्पष्ट हो गया कि सोहन की उसमें रुचि है। उसने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर ठहाके लगाकर हंसने लगीं। हे भगवान, सुश्री ललिता के साथ अच्छे संबंध होने से बहुत फर्क पड़ता है। आप श्री कृष्णा के बगल में बैठ सकती हैं और उनसे हाथ मिला सकती हैं। कितनी किस्मत वाली हैं। दूसरी नायिका ने बोलना समाप्त किया और उसकी आंखें खुलेआम आयशा को जांचने लगीं। इससे मुझे जलन हुई। उनके व्यंग्यात्मक लहजे के जवाब में आयशा के होंठ तेजी से सिकुड़ गए। अतीत में वह निस्संदेह इन महिलाओं को उनकी जगह पर खड़ा कर देती जो उसका मजाक उड़ा रही थीं। लेकिन अब उसे अपने गुस्से पर काबू रखना था। ये देखकर कि आयशा केवल गुस्से में थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया, तीसरी नायिका ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, वाकई बहुत ईर्ष्यालु। लेकिन हम अपनी दिखावट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि हम बेहद खूबसूरत नहीं हैं और हमारे पास उस तरह की किस्मत नहीं है। इसलिए हम कुछ लोगों की तरह दूर से ही देखेंगे। वह एक पल के लिए रुकी और उसकी नज़र भी आयशा की ओर चली गई। कौन यकीन करेगा कि थोड़ी सी प्रसिद्धि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बना देगी और धरती का हर आदमी उनसे प्यार करेगा। टीएस, क्या आपको चेहरे पर थप्पड़ मारा गया? हा, मैं पूछना चाहती थी, क्या आपका चेहरा दुख रहा है? आयशा का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने अपना चम्मच टेबल पर पटक दिया और नीचे गिरते समय दो महिलाओं को उसे लात मारते हुए देखा। क्या तुम्हें यह मज़ेदार लगता है? मानो या न मानो, मैं मनोरंजन उद्योग में तुम्हारा अस्तित्व असंभव बना सकती हूँ, भले ही मैं किसी अमीर परिवार में शादी न करूँ या मेरे पास कोई अमीर समर्थक न हो। मनोरंजन उद्योग सभी क्षेत्रों में सबसे जटिल क्षेत्र था। जो प्रसिद्ध हैं, उन्हें कम पहचाने जाने वाले लोगों को पछाड़ना आसान लगता है। एक भी नकारात्मक समाचार रिपोर्ट मनोरंजन उद्योग से कम प्रसिद्ध अभिनेताओं को बाहर कर सकती है। वे एक कम प्रसिद्ध छोटे अभिनेता को दबाने के लिए कनेक्शन और साधनों का उपयोग करने का भी उल्लेख करेंगे। दूसरी महिला लीड के चेहरे पर भाव जम गए और उसने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। तुम हमसे नाराज क्यों हो? अगर तुम में क्षमता है तो सुश्री ललिता से निपटो। ये सही है। तीसरी महिला लीड का दिल कांप उठा। उसने मौखिक रूप से हार नहीं मानी। हमारे साथ सख्ती से पेश आने की कोशिश करना बंद करो, छोटे लोग। जब तुम अभी सुश्री ललिता का सामना कर रहे थे तब तुमने ऐसा दिखावा क्यों नहीं किया? आयशा ने तब तक प्रतिवाद किया जब तक कि उसके सीने में हल्का दर्द न होने लगे।
कायरा पूरी तरह से अपनी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है। ओह कायरा, यदि आप मुझे सम्मान नहीं दिखाती हैं तो मैं भी आपके साथ आसानी से नहीं जाऊंगी। आपको बस इंतजार करना होगा। कायरा ने उन दोनों के बीच काफ़ी दूरी के बावजूद अपनी पीठ पर निर्देशित तीव्र निगाहों को महसूस किया, लेकिन वह बेफिक्र और निडर रही। सोहन ने कायरा के बगल में रखने से पहले अपने सुरुचिपूर्ण सेलेडॉन डिश को लॉबस्टर पास्ता से आधा भर दिया। तैलीय खाद्य पदार्थों से बचें और अगर आपको सर्दी है तो इसमें से कुछ खाएं। यह आपको बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। मूल रूप से सेलेडॉन कटोरे में परोसा गया लॉबस्टर पास्ता हल्का और सुंदर था। सफ़ेद और हरे रंगों का संयोजन देखने में आकर्षक था। कुछ कटे हुए हरे प्याज ऊपर तैर रहे थे जो इसे और भी स्वादिष्ट बना रहे थे। उसने संतुलित स्वाद का आनंद लिया और थोड़ी मात्रा में झींगा उठाया। उसका मुंह झींगा की खुशबू से भर गया। ये बहुत स्वादिष्ट है, सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि कायरा की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह खा रही थी। वह एक गुड़िया की तरह आकर्षक लग रही थी। उसने एक चम्मच में कुछ गहरे रंग की चीज़ उठाई और उसे पेश करते हुए कहा, इसे आजमाओ। कायरा ने केवल चम्मच पर सामग्री देखी और यह नहीं समझा कि यह सोहन के लिए था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैवियार। उसने अपना मुंह खोला और बोलने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। बुखार से उसके गाल लाल हो गए थे और उसका चेहरा उसके रंग को निखारने के लिए लिप ग्लॉस की एक बूंद के अलावा नंगा था। कैवियार का स्वाद लेते समय उसके कोरल होंठ सिकुड़ गए और उसका भाव उज्ज्वल और आकर्षक था। भले ही वह स्क्रिप्ट राइटर न बने, लेकिन वह मुकबांग होस्ट के रूप में जीविकोपार्जन कर सकती थी। सोहन ने उसे हैरान परेशान भाव से देखा और आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह अच्छा है? कायरा मुस्कुराई और सिर हिलाया। मम्मा, ये बहुत स्वादिष्ट है। यह उस क्षेत्र का स्टजन कैवियार होना चाहिए जहां हर्बिया और गोस्पेन मिलते हैं। इसे पाक कला के व्यंजनों का सोना माना जाता है। बेशक, ये स्वादिष्ट है। सोहन ने एक भान उठाई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह युवती अत्यधिक जानकार थी। कायरा सेलेडॉन कटोरे से लॉबस्टर पास्ता खत्म करने के लिए अपना सिर नीचे करने वाली थी जब उसने देखा कि सोहन उसी चम्मच का उपयोग करके उसे कैवियार दे रहा था। उसने एक और चम्मच कैवियार उठाया और लापरवाही से उसे अपने होठों में डाल लिया। सर, हा, क्या टीना उन्हें हंसी से मारने की कोशिश कर रही थी? आयशा का चेहरा एक पल में बदल गया। गुस्सा, शिकायत और रोष था। अब भी कायरा की मात्र सहायक ने उसका इस तरह से मजाक उड़ाने की हिम्मत की। वह बहुत गुस्से में दिखी और अपने सीने से हाथ नीचे करते हुए एक गहरी सांस ली। अब वह गर्व से खड़ी थी। मेरे सभी गुण प्राकृतिक हैं। वहाँ कोई सिलिकॉन नहीं है। ओह, सच में? टीना ने उसकी ओर देखा और शांति से दूर हो गई। फिर वह कायरा के पास चली गई और उसके बगल में बैठ गई। उसने सोहन पर एक नज़र डाली और आयशा को पूरी तरह से हैरान कर दिया। हे कायरा, मैंने अभी क्या किया? उसने पूछा और कायरा के कान के बहुत करीब झुक गई। कायरा ने मेज के नीचे से उसे अंगूठा दिखाया। अविश्वसनीय, तुमने उसे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। बेशक, टीना ने आत्मविश्वास से मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। तुम देखो, मैंने उसे बाहर बुलाया। हे। फिर उसने सोहन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और सक्रिय रूप से अपना परिचय दिया। नमस्ते मिस्टर कृष्णा, मैं टीना सैंडर्स हूँ। मैं कायरा की सहायक के रूप में काम करती हूँ। मेज पर बैठे लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे पास आते समय सोहन से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर सोहन कौन था? वह पिरामिड के सबसे ऊपर खड़ा था और उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं थी। क्या होगा अगर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और सोहन ने इसे ठुकरा दिया? ये शर्मनाक होगा, है ना? वे आयशा की तरह नहीं होना चाहते थे। टीना एक साहसी चरित्र थी। जब सभी को लगा कि टीना को नज़रअंदाज किया जाने वाला है, तब सोहन ने धीरे से हंसी। उसकी पतली उंगलियों ने हल्के से टीना की उंगलियों को पकड़ लिया। उसने अपनी उंगलियां तेजी से वापस खींच लीं और कायरा की बांह पर हाथ रखते हुए मुस्कुराए। कायरा, मिस्टर कृष्णा बहुत अच्छे हैं और वे बहुत सुंदर हैं। आयशा ने ये दृश्य देखा और अपनी सीट पर लौट आए। उसकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। टीना के पास सोहन से हाथ मिलाने का मौका था, लेकिन सोहन ने शुरू से लेकर आखिर तक उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्यों? उसे यह अधिकार किसने दिया? आयशा की मेज पर बैठे सभी लोग छोटे मोटे किरदार थे। आयशा ने पहले ही दूसरी और तीसरी नायिकाओं को नाराज कर दिया था। उसका रवैया और भी बढ़ गया था, खासकर तब जब ये स्पष्ट हो गया था कि सोहन की उसमें दिलचस्पी थी। उसने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। पहले आयशा ने सिर्फ टीना को इधर उधर आदेश दिया था, लेकिन बाद में उसने उन्हें भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें कॉफ़ी और स्नैक्स लाने को कहा, यहाँ तक कि पैसे देने से भी मना कर दिया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर ठहाका लगाकर हंसने लगीं। हे भगवान, सुश्री ललिता के साथ अच्छे संबंध होने से बहुत फर्क पड़ता है। आप श्री कृष्ण के बगल में बैठ सकती हैं और उनसे हाथ मिला सकती हैं। कितनी किस्मत वाली। दूसरी नायिका ने बोलना समाप्त किया और उसकी आंखें खुलेआम आयशा को जांचने लगी। इससे मुझे जलन हुई।
उनके व्यंग्यात्मक लहजे के जवाब में आयशा के होंठ तेजी से सिकुड़ गए। अतीत में वह निस्संदेह इन महिलाओं को उनकी जगह पर खड़ा कर देती जो उसका मजाक उड़ा रही थीं, लेकिन अब उसे अपने गुस्से पर काबू रखना था। ये देखकर कि आयशा केवल गुस्से में थी और उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, तीसरी महिला लीड ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, वाकई बहुत ईर्ष्या हो रही है, लेकिन हम अपनी उपस्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि हम बेहद खूबसूरत नहीं हैं और हमारे पास उस तरह का भाग्य नहीं है, इसलिए हम कुछ लोगों के विपरीत दूर से देखेंगे। वह एक पल के लिए रुकी और उसकी निगाह भी आयशा की ओर चली गई। कौन विश्वास करेगा कि थोड़ी सी प्रसिद्धि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बना देती है और पृथ्वी पर हर आदमी उससे प्यार करेगा। टीएस, क्या आपको चेहरे पर थप्पड़ मारा गया? हा, मैं पूछना चाहती थी, क्या आपका चेहरा दुख रहा है? आयशा का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने अपना चम्मच मेज पर पटक दिया और दो महिलाओं को उसे लात मारते हुए देखा जब वह नीचे थी। मनोरंजन उद्योग सभी क्षेत्रों में सबसे जटिल क्षेत्र था। जो लोग प्रसिद्ध हैं उनके लिए कम पहचाने जाने वाले लोगों को मात देना आसान होता है। एक भी नकारात्मक समाचार रिपोर्ट मनोरंजन उद्योग से कम प्रसिद्ध अभिनेताओं को बाहर कर सकती है। वे कम प्रसिद्ध छोटे अभिनेता को दबाने के लिए कनेक्शन और साधनों का उपयोग करने का भी उल्लेख करेंगे। दूसरी महिला लीड के चेहरे पर भाव जम गए और उसने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। आप हमसे नाराज क्यों हैं? अगर आप में क्षमता है तो सुश्री ललिता से निपटें। ये सही है। तीसरी महिला लीड का दिल कांप उठा। उसने मौखिक रूप से हार स्वीकार नहीं की। हमारे साथ सख्त व्यवहार करने की कोशिश करना बंद करो, छोटी मछली। जब तुमने अभी सुश्री ललिता का सामना किया था तब तुमने ऐसा दिखावा क्यों नहीं किया? आयशा ने तब तक पलटवार किया जब तक कि उसके सीने में हल्का दर्द नहीं होने लगा। कायरा अपनी वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी। होह कायरा, यदि तुम मुझे सम्मान नहीं दिखाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आसानी से नहीं चलूंगी। तुम्हें बस इंतजार करना होगा। कायरा ने महसूस किया कि उनके बीच काफ़ी दूरी के बावजूद उनकी पीठ पर तीव्र निगाहें थीं, लेकिन वह बेफिक्र और निडर रही। सोहन ने अपने सुरुचिपूर्ण सेलेडॉन डिश को कायरा के बगल में रखने से पहले लॉबस्टर पास्ता से आधा भर दिया। तैलीय खाद्य पदार्थों से बचें और अगर आपको सर्दी है तो इसमें से कुछ खाएं। यह आपको बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। मूल रूप से सेलेडॉन कटोरे में परोसा गया लॉबस्टर पास्ता हल्का और सुंदर था। सफ़ेद और हरे रंगों का संयोजन देखने में आकर्षक था। कुछ कटे हुए हरे प्याज ऊपर तैर रहे थे जिससे यह और भी स्वादिष्ट बन रहा था। ये वसंत की जीवन पेंटिंग की तरह लग रहा था। कैरा ने खूबसूरती से व्यवस्थित लॉबस्टर पास्ता को देखते हुए अपने दिल में गर्माहट महसूस की। यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा गया था। उसने संतुलित स्वाद का आनंद लिया क्योंकि उसने थोड़ी मात्रा में लिया। उसका मुंह झींगा की सुगंध से भर गया था। ये बहुत स्वादिष्ट है, सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि खाते समय कैरा की आंखें परमानंद से चौड़ी हो गईं। वह एक गुड़िया की तरह आकर्षक लग रही थी। उसने कुछ गहरे रंग की एक चम्मच उठाए और उसे पेश करते हुए कहा, इसे आजमाओ। कैरा ने केवल चम्मच पर सामग्री को देखा और यह महसूस नहीं किया कि यह सोहन के लिए था। कैवियार का स्वाद लेते समय उसके कोरल होंठ सिकुड़ गए और उसका चेहरा चमकीला और आकर्षक था। भले ही वह स्क्रिप्ट राइटर न भी बने, लेकिन वह मुकबांद होस्ट के रूप में जीविकोपार्जन कर सकती है। सोहन ने उसे हैरान परेशान भाव से देखा और आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या यह अच्छा है? कैरा मुस्कुराई और सिर हिलाया। मम्मा, ये बहुत स्वादिष्ट है। यह उस क्षेत्र का स्टजन कैवियार होना चाहिए जहां हर्बिया और गोस्पेन मिलते हैं। इसे पाक कला के व्यंजनों का सोना माना जाता है। बेशक, ये स्वादिष्ट है। सोहन ने भौहें उठाईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह युवती अत्यधिक जानकार थी। कैरा वह सेलेडॉन बाउल से लॉबस्टर पास्ता खत्म करने के लिए अपना सिर नीचे करने ही वाली थी कि उसने देखा कि सोहन उसी चम्मच से उसे कैवियार दे रहा है जिसका इस्तेमाल उसने अभी किया था। उसने कैवियार का एक और चम्मच उठाया और लापरवाही से उसे अपने होठों में डाल लिया। सर, कायरा ने जानबूझकर अपनी आवाज़ दबा ली और सोहन की ओर देखते हुए चमक उठी। सोहन ने उसे तिरछी नज़र से देखा और कहा, हम। कायरा की प्यारी आंखों में शर्मिंदगी के भाव के साथ चमक उठी। उसने अपने छोटे से हाथ में चम्मच को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे अपने चम्मच से खिलाया है। ओह, सचमुच? सोहन ने अपने होठों में एक और चम्मच कैवियार डालने से पहले अपने चम्मच को देखा। फिर उसने कहा, मैं बस तुमसे जहर की जांच करने में मदद मांग रहा था। कायरा, इतना सोचने और विचार करने के बाद ये पता चला कि वह केवल उससे जहर की जांच में मदद चाहता था। वह बिना किसी कारण के हिल गई थी। सोहन वास्तव में दुष्ट था। उसे क्या करना चाहिए? वह वास्तव में उसे मारना चाहती थी। कायरा की भूख कम थी। मेज़ बेहतरीन सामग्री से भरी हुई थी और यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोगों ने कभी इतना महंगा और स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। हर कोई अच्छा समय बिता रहा था। व्यंजन परोसे जाते रहे और ऐसा लग रहा था कि दावत जल्द खत्म नहीं होगी।
कायरा ने अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे सरकाए और उठने ही वाली थी कि टीना ने पूछा, कायरा तुम कहाँ जा रही हो? कायरा ने उसे आवाज़ कम करने का इशारा किया और फिर फुसफुसा कर कहा, मुझे शौचालय जाना है। टीना ने जल्दी से अपना चम्मच नीचे रखा और कायरा के बगल में खड़ी हो गई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह उनकी सामान्य दिनचर्या थी। टीना कायरा के साथ हर जगह छाया की तरह लगातार उसका पीछा करती। दोनों युवतियां अविभाज्य थीं। कायरा ने सिर हिलाया और टीना का हाथ थाम लिया क्योंकि वे दरवाजे की ओर चल पड़ीं। अपनी मेज़ पर आयशा ने देखा कि कायरा और टीना एक साथ जा रही हैं। मिस्टर गोपी ने वाइन का गिलास पकड़ा और सोहन के लिए टोस्ट उठाया। बॉस, मैं क्रू में निवेश करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यही कारण है कि हम इतनी आसानी से और खुशी से शूटिंग कर पा रहे हैं। आयशा को देखकर सोहन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका सहायक बाहर चला गया। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन धीरे से मिस्टर गोपी के साथ अपना वाइन ग्लास टकराया। इस बीच बाथरूम में 216 कायरा और टीना सिंक पर अपने हाथ धो रहे थे। उसने जो कुछ देखा था उसके बारे में सोचते हुए टीना कायरा को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। कायरा, तुम मिस्टर कृष्ण के बारे में क्या सोचती हो? सवाल ने जल्दी ही सोहन के सुझाव को वापस ला दिया कि वह जहर के लिए कैवियार की जांच करे। कायरा को बहुत चिढ़ हुई और उसने नल खोल दिया। पानी की फुहारें फूलों जैसी बूंदों में बदल गईं। मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ? वह सिर्फ एक दुष्ट बूढ़ा आदमी है। पानी के छींटे टीना की बांह पर पड़े। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और एक हथेली पानी उठाया और खेल खेल में इसे कायरा की ओर फेंक दिया, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह उसकी नहीं थी और उस बुरे बूढ़े आदमी की थी। उसने खेल खेल में टीना पर कुछ पानी उछाला और कहा, टीना क्या तुम अंधी हो? हा हा हा। टीना अच्छा समय बिता रही थी और उसने कायरा पर पानी फेंकते हुए कहा, मैं अंधी नहीं हूँ। ये तुम्हारा दिल है जो अंधा है। कायरा का सूट आधा भीगा हुआ था और उसे एहसास हुआ कि वह टीना को हरा नहीं सकती। उसने पानी बंद कर दिया और हंसते हुए जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। जब टीना को एहसास हुआ कि कायरा भागने की कोशिश कर रही है तो वह भूमि और उसका पीछा किया। हा हा हा, कायरा भागो मत। ये पहली बार था जब मैंने तुम्हें हराया था। क्या तुम मुझे उपलब्धि का एहसास दिला सकती हो? यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार नहीं होती तो टीना के पास कायरा के खिलाफ बहुत कम मौका होता। कायरा दूसरे दरवाजे से प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी दो लोग तीसरे दरवाजे के प्रवेश द्वार पर आ गए। उसने दुर्घटना से बचने के लिए जोर से ब्रेक लगाए और दरवाज़ा पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने नियंत्रण वापस पाया, एक हाथ ने उसके कंधे पर जोर से धक्का दिया। इससे वह नियंत्रण खो बैठी और 2 कदम पीछे हट गई। टीना भागकर बाहर आए और ये दृश्य देखा। वह दौड़ी और कायरा को सहारा दिया। टीना की आंखें क्रोध से चमक उठीं और उसने दरवाजे पर खड़े 2 लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, आयशा क्या तुम पागल हो? अगर कायरा तुमसे नहीं टकराई तो तुमने उसे धक्का क्यों दिया? वह दूसरे लोगों द्वारा उसे धमकाए जाने को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वह कभी भी कायरा को धमकाए जाने वाले किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगी। उपन्यास नाटक कायरा एक ऐसे व्यक्ति थे जो असंबंधित मामलों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन टीना नहीं थी। इससे पहले वह उस दिन कायरा के साथ आयशा द्वारा की गई गलती का बदला लेने के लिए जानबूझकर निजी कमरे में आयशा से टकरा गई थी। आयशा को उसकी इस विशेषता के बारे में लंबे समय से पता था। जब भी कायरा के साथ कुछ बुरा होता, टीना गुस्सा हो जाती। आयशा अपना सिर झुकाती, नाजुक ढंग से अपने निर्दोष नाखूनों को नोचती हुई वह भयावह रूप से हंसती थी। टीना, क्या आपने कहावत सुनी है, एक आम आदमी का एकमात्र अपराध ज़ैद ले जाना है? निजी कमरे में सोहन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। कायरा को गए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे और वह अभी तक वापस नहीं आई थी। निर्माता को शराब की आदत नहीं थी और वह सामाजिक समारोहों में बहुत कम शराब पीता था, लेकिन अब सोहन के आसपास और अच्छे मूड में होने के कारण उसने अगले प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए वह थोड़ा नशे में आ गया। वह उठा और अपना हाथ मी गोपी के कंधे पर रख दिया। फिर उसने अपना गिलास लिया और सोहन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मी सोहन, आप मेरे भगवान हैं। हमारे शो में आपके उदार समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे एक बार फिर से आपके लिए टोस्ट बनाने दें। मी गोपी मुस्कुराए और निर्माता का हाथ दूर धकेल दिया। फिर उन्होंने उसे अपनी सीट पर वापस बैठने में मदद की। बस अब बहुत हो गया। माय लॉर्ड से आपका क्या मतलब है? ये बहुत पुराना हो गया है। आसपास के कई अन्य अधिकारी हंस पड़े। सोहन ने उन्हें एक उदासीन नज़र से देखा और फिर सीधे खड़े हो गए। मी गोपी जल्दी से खड़े हो गए और उत्सुकता से पूछा, मी सोहन, तुम क्या कर रहे हो? वह भोजन के तुरंत बाद जाने की योजना नहीं बना रहा था, है न? श्री गोपी ने अभी तक श्री सोहन की संपर्क जानकारी भी प्राप्त नहीं की थी और अगले प्रोजेक्ट के लिए धन भी सुरक्षित नहीं था। अगर यह दिन व्यर्थ हो गया तो ये बर्बादी होगी। सोहन ने स्वाभाविक रूप से गणना समझ ली और लापरवाही से अपना दाहिना हाथ अपनी जेब में डाल लिया। कायरा अभी तक वापस नहीं आई है।
मैं जाकर देखता हूँ कि वह कैसी है। ओह माय, श्री सोहन 1 मिनट से अधिक समय तक सुश्री ललिता से अलग नहीं हो सकते। श्री गोपी को पता था कि सोहन को कायरा पसंद है क्योंकि वे दोनों एक ही जैसे पुरुष थे। श्री सोहन का कायरा के साथ सिर्फ एक चक्कर नहीं था, उसका मतलब उससे शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाना था। श्री गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी फ्रेश होने की ज़रूरत है। फ्रेश होने के सुझाव पर मेसन और कई अधिकारी एक साथ खड़े हो गए। मैं भी चलूंगा, मुझे भी शामिल करें। सोहन ने बिना कुछ कहे उनकी तरफ देखा। उसने सिर्फ सिर हिलाया और कई लोगों से घिरे निजी कमरे से बाहर चला गया। उस समय टीना शौचालय के प्रवेश द्वार को देखकर हैरान थी। वह 5 साल की उम्र में इस देश से चली गई थी और हाल ही में वापस लौटी थी, इसलिए उसे कहावत के अंतर्निहित अर्थों को समझने में मदद की ज़रूरत थी। टीना, चूंकि तुम नहीं जानती कि उस कहावत का क्या मतलब है, तो मैं तुम्हें बता दूं। इसका मतलब है कि कायरा दोषी नहीं है, गलती मिस्टर कृष्णा की उसमें दिलचस्पी में है। टीना के कदम रुक गए। वह पलटी और आयशा को घूरने लगी। आयशा, मैंने तुमसे ज़्यादा बेशर्म औरत कभी नहीं देखी। तुम तो टॉयलेट में भी आदमियों को लेकर लड़ती हो। तुम अपना गुस्सा कायरा पर निकालना चाहती हो क्योंकि मिस्टर सोहन को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हे, तो क्या हुआ अगर मैं अपना गुस्सा कायरा पर निकालूं? ये कहते हुए आयशा ने अपना बैग खोला और शांति से एक पतली, बेलनाकार लकड़ी की ट्यूब निकाली। कायरा को देखते ही आयशा के होठों के कोने पर एक दुष्टतापूर्ण और घिनौनी मुस्कुराहट खींच गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपनी बाहें फैलाईं और कायरा को अपने पीछे आश्रय दिया। आयशा, तुम क्या करने का इरादा रखती हो? क्या मुझे सचमुच कोई इरादा रखने की ज़रूरत है? आयशा के चेहरे के भाव और भी गहरे हो गए और उसने लकड़ी की नली से अचानक कोई चीज़ निकाली। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक पतली, लंबी चांदी की सुई पर एक नाजुक, ठंडी चमक थी। ये सोचते ही टीना के रोंगटे खड़े हो गए। आयशा टीना और कायरा के पास गई और चांदी की सुई टीना की आंखों के सामने रख दी। W1, यू बंद करें, मैं बस तुम्हारी प्यारी कायरा के शरीर पर सुई के कुछ निशान छोड़ना चाहती हूँ। जब उसने टीना की आंखों में उसका डर देखा तो वह पागलों की तरह हंसी। हा हा हा, चिंता मत करो, तुम्हें तभी तकलीफ होगी जब ये सुई तुम्हारी त्वचा में चुभेगी। कोई रक्त प्रवाह नहीं होगा और यहाँ तक कि चिकित्सा उपकरण भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। पागल, आयशा, तुम पूरी तरह पागल हो। टीना ने कायरा का हाथ पकड़ा और गलियारे से बाहर भागने के लिए मुड़ी। पास में खड़ी आयशा की सहायक दौड़ी और उनका रास्ता रोक दिया। हा हा, कायरा, टीना, तुम बच नहीं सकती। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम भयंकर दर्द और मेरे दिल के क्रोध को महसूस करो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, आयशा आगे बढ़ी और कायरा के चेहरे की ओर चांदी की सुई तान दी। टीना ने अपने दांत भींचे और आयशा को पकड़ने की कोशिश की। कायरा के हाथ को नंगे हाथों से पकड़ लिया, लेकिन आयशा ने तेजी से अपनी कलाई मोड़ ली। चांदी की सुई ने टीना के हाथ की हथेली में सीधा छेद कर दिया। टीना चिल्लाई और सहजता से अपना हाथ वापस खींच लिया। एक झुलसाने वाला और चुभने वाला दर्द उसकी हथेली में छेद कर गया, जिससे उसकी आंखों में आंसू भर आए। टीना की सिसकियों और आंसुओं से आयशा क्रोधित हो गई। फिर उसने चांदी की सुई को पकड़े हुए अपनी सहायक से कहा, उसे मेरे लिए पकड़ो। मैं चाहती हूं कि उसे मुझसे एक आदमी को चुराने के परिणामों का एहसास हो। ठीक है, सहायक ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और कायरा के पास जाते हुए बुरी तरह मुस्कुराए। उसका भाग्य आयशा के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि वह आयशा की सहायिका थी। जब आयशा उठती तो वह उठती और जब आयशा गिरती तो वह डूब जाती। आयशा का सम्मान और अपमान उससे अविभाज्य थे। कायरा, समझदार बनो और संघर्ष मत करो, अन्यथा मुझे दोष मत देना अगर मैं एक मौका प्राप्त करता हूं और एक मौका प्राप्त करता हूं। एलाइड एक्सप्रेस, एलाइड बैंक और वेस्टर्न यूनियन एलाइड बैंक लिमिटेड, आपके दिल में हमारा अक्को ओपन। गलती से आपका हाथ या बांह टूट गया है। कायरा वहीं खड़ी रही और ठंडी निगाह से दोनों महिलाओं को अपनी ओर आते हुए देखा। वह आमतौर पर अजनबियों से बातचीत करने से बचती है जब कोई उस पर अपनी नज़रें गड़ाता है। खैर, अब वह निश्चित रूप से उन्हें पछतावा कराएगी। कायरा, कायरा। जब आयशा और उसकी सहायक कायरा के पास पहुंची तो टीना की चिंता बढ़ गई। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी। उपन्यास नाटक बंद करें। उसने अभी अपना पैर उठाना शुरू ही किया था कि अचानक कायरा की आवाज़ चीखी, टीना, वहीं खड़ी रहो और हिलो मत। टीना कैसे स्थिर रह सकती थी? आयशा की चांदी की सुई क्रूर थी और उसकी हथेली अभी भी उस जगह से दर्द से कांप रही थी जहां से सुई चुभ गई थी। वह रोते हुए एक कदम आगे बढ़ी। कायरा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक सख्त नज़र से गोली चलाई। उसका स्वर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा था जब उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वहीं खड़ी रहो और हिलो मत। टीना अचानक से ठिठक गई। कायरा ने उसके साथ पहले कभी इतना कठोर व्यवहार नहीं किया था। वह अपना उठा हुआ पैर छोड़ने से पहले थोड़ी देर रुकी। हे, तुम दोनों चोर की तरह घनिष्ठ हो, आयशा ने चांदी की सुई पकड़ते हुए व्यंग्य किया।
फिर उसने अपने सहायक को इशारा किया और कहा, कायरा, मुझे अपनी इच्छा पूरी करने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सहायक ने कायरा की बाँह पकड़ ली। कायरा के होंठों पर शैतानी का संकेत था और उसने सहजता से एक सुरुचिपूर्ण ढंग से सहायक के हाथों से परहेज किया। सहायक का प्रयास विफल रहा, जिससे वह परेशान और दुखी हो गई। तुम चकमा देने में बहुत अच्छी हो, है ना? उसने अपनी बाहें फैलाईं और फिर से कायरा की ओर झपटी। कायरा ने सहायक के हाथों से बचने के लिए अपना शरीर हिलाया और साथ ही साथ अपना पैर भी उठा लिया। उसने सहायक के पेट में लात मारी, पर उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कायरा का कौशल कब इतना प्रभावशाली हो गया था। कायरा ने उसे पहले किसी कारण से रोका था। अगर वह आगे बढ़ जाती तो न केवल वह मदद करने में असमर्थ होती, बल्कि वह कायरा के प्रदर्शन में बाधा डाल सकती थी। हा, कायरा, तुम अद्भुत हो। तुम बहुत मजबूत हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टीना ने उसका घायल हाथ पकड़ते हुए कहा। आयशा पूरी तरह से गुस्से में थी। अपने सबसे असाधारण प्रयासों के बावजूद वह कभी भी कायरा को नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। वह कायरा पर झपटी और दृढ़ता के साथ चांदी की सुई को पकड़ लिया। फिर वह चिल्लाई, कायरा, भाड़ में जाओ। कायरा की निगाहें तेज हो गईं। वह एक पत्थर की तरह दृढ़ खड़ी थी और उसकी गहरी भूरी आंखें आयशा की चांदी की सुई पर टिकी थीं। उस समय गलियारे के अंत से अचानक लोगों का एक समूह उभरा। नेता एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति था। जब वह घबराई हुई थी तो अचानक एक नाजुक सा हाथ उसके कंधे पर दबा, इससे पहले कि वह अपना हाथ वापस खींच पाती। फिर एक चटकने की आवाज़ सुनकर उसे अपने कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। एक चीख जो एक मारे गए सुअर की तरह लग रही थी, हवा में गूंज रही थी, पूरे गलियारे में गूंज रही थी। चीखें सुनकर जो लोग अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे, उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। सोहन वहां पहुंच गया कुछ ही सेकंड में कायरा की तरफ। उलनाद बिन अलिंदर में सीएलआईएल कंधे के लिए एलबीटिल्ड्राई पर उसने आयशा की ओर देखे बिना अपनी पतली उंगलियां कायरा के कंधे पर रख दीं। कायरा को उसके चिंतित घूर ने सिर से पैर तक जांचा, क्योंकि उसने घबराते हुए कहा, कायरा, क्या तुम ठीक हो? कायरा ने अपनी गहरी भूरी आंखों से धीरे से पलकें झपकाईं। वह उस पर मीठे भाव से मुस्कुराई या अपना सिर झुका लिया। मैं ठीक हूँ। जो व्यक्ति वास्तव में दर्द में था वह भी रो रहा था। सोहन ने राहत की सांस ली और उसके कंधे पर हाथ फेरा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। जब तक तुम ठीक हो। आयशा का हाथ उसके बगल में गिर गया। वह जमीन पर बैठ गई और हताश होकर रोने लगी। बहुत दर्द हो रहा है। यह मुझे मार रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। क्रू रोने से घबरा गया, जो भयानक और शोकाकुल दोनों था। मिस्टर गोपी ने आयशा के बगल में लटके कृत्रिम हाथ को देखा और अपनी भौं सिकुड़ते हुए पूछा, आयशा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? काफी देर तक दर्द सहने के बाद आयशा ने अपनी चीखें दबा लीं। कायरा को देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसकी आंखों में क्रोध और नफरत का मिश्रण था। उसकी तीखी निगाहें कायरा को जिंदा ही चीर देना चाहती थीं। उन्मादी दहाड़ के साथ वह चिल्लाई, मुझे क्या हो गया है? उस दुष्ट कायरा ने मुझे जोर से टक्कर मारी और मेरी कलाई में मोच भी आ गई। वह सोहन को अपना हाथ दिखाना चाहती थी। क्या उसके गालों का पीलापन और ठंडे पसीने की चमक नियमित अभिनय प्रतिभाओं से हासिल करना असंभव है? आयशा के अभिनय में गुणात्मक कायापलट हुआ प्रतीत हुआ। यह इतना विश्वसनीय था कि उसके सहायक ने भी लगभग इस पर विश्वास कर लिया था। आयशा चोटें पैदा करने में माहिर थी और कायरा वास्तविकता को अपने पक्ष में बदलने में माहिर थी। मिस्टर कृष्णा, मिस्टर गोपी। आयशा ने दर्द से कराहते हुए कायरा को गुस्से से देखा। कायरा पर उसके कथित अपराधों का आरोप लगाते समय उसकी आवाज़ भावना से भरी थी। फिर उसके सहायक ने समझाया, आयशा और मैं शौचालय का उपयोग करने के लिए निजी कमरे से बाहर निकल रहे थे। फिर कायरा और टीना बेतहाशा अभिनय करते हुए शौचालय से बाहर निकलीं। मुझे यकीन नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया था। आयशा और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उससे बहस की। उसने मुझे लात मारी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी और वह हमसे बहस नहीं कर सकती थी। मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। फिर कायरा और टीना ने आयशा पर हमला किया और उसे पीटना शुरू कर दिया। उसने आयशा की ओर इशारा किया और बोलते समय उसकी आवाज़ टूट गई। वह ये बताते हुए रोने लगी कि क्या हुआ था। ये देखो, उन दोनों ने आयशा का हाथ तोड़ दिया। तुम बकवास कर रही हो। तुम ही थी जिसने हम पर हमला किया। आयशा ने तो एक लंबी चांदी की सुई भी निकाली, टीना ने कहा, जबकि उसका हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। उसने अपने हाथ से लंबाई का इशारा किया और कहा, बिना कुछ कहे उसने उससे कायरा के चेहरे पर हमला कर दिया। मैं कायरा को बचाने के लिए आगे आई और मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है। क्या तुम्हें अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? देखो, गोपी ने टीना के फैले हुए हाथ को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। आंखें सिकोड़ने के बावजूद वह कुछ भी नहीं समझ सका। इस स्थिति ने उसे अपमानित महसूस कराया। आयशा नाटक की मुख्य अभिनेत्री थी, जबकि कायरा वह थी जिसने सोहन का दिल जीत लिया था।
गोपी को लगा कि जितना अधिक वह ध्यान से देख रहा था, आयशा और उसकी सहायक ने जो कहा वह सच था। आखिर आयशा अपने उखड़े हुए हाथ को बगल में लटकाए हुए अस्थिर रूप से हिलते हुए जमीन पर बैठी थी। भले ही टीना ने उन पर निंदा की हो, गोपी सोहन के सामने सार्वजनिक रूप से कायरा पर आरोप नहीं लगा सकता था। वह पीछे मुड़ा और सोहन को देखते ही असहज महसूस किया। मिस्टर कृष्णा, इस मामले के बारे में। सोहन कायरा के ठीक बगल में खड़ा था। उसका बायां हाथ उसके बगल में ढीला पड़ा था जबकि उसका दायां हाथ आसानी से उसकी जेब में चला गया। हालांकि उसने कायरा की ओर कोई अंतरंग इशारा नहीं किया, फिर भी वह एक अटूट दीवार की तरह लग रहा था जो उसे हवा और बारिश से बचाने के लिए तैयार था। मिस्टर गोपी को इसका पछतावा हुआ और जब उसने ये देखा तो वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। क्या पूछना जरूरी था? सोहन के व्यवहार से सभी को पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि कायरा ने जो भी किया वह सही था। हम सभी एक ही नाटक दल में हैं। इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है? चलो इस घटना को भूल जाते हैं, मिस्टर गोपी ने मजाकिया अंदाज में कहा। हम इसे ऐसे ही नहीं भूल सकते। सहायक कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ क्रोध और हताशा से भरी हुई थी जब उसने कहा, कायरा ने आयशा का हाथ उखाड़ दिया। हम इस घटना को क्यों अनदेखा करें? उसने अपना सिर झुकाया, टीना को गुस्से से घूरते हुए। तुमने कहा कि आयशा के पास एक चांदी की सुई थी। वह चांदी की सुई कहाँ है? इसे बाहर लाओ ताकि पता चले कि आयशा ने ही हमला किया था। बंद करें। टीना इस अनुस्मारक के कारण याद आया। जब तक उन्हें चांदी की सुई मिली, ये दर्शाता है कि आयशा ने लड़ाई शुरू की थी। वह घुटनों के बल बैठी और अपनी चौड़ी आंखों से आसपास का निरीक्षण किया। उसने जमीन पर चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई चांदी की सुई नहीं थी। सहायक ने तुरंत विक्रम को क्रोधित महसूस किया और कहा, देखा, कोई चांदी की सुई नहीं है। टीना, तुम झूठ बोल रही हो। टीना निराश महसूस कर रही थी और बोलने ही वाली थी, लेकिन कायरा, जो पूरे समय चुप थी, अचानक बोल पड़ी। आयशा, क्या मैंने तुम्हारा हाथ उखाड़ दिया? आयशा का हाथ पहले ही उखाड़ दिया गया था। उसे डरने की कोई बात नहीं थी और उसने आत्मविश्वास से अपनी गर्दन बाहर निकाली। ठीक है, आगे बढ़ो और एक डॉक्टर को खोजो। तुम में से कौन 911 डायल करने वाला है? कोई जरूरत नहीं है। अचानक एक गहरी पुरुष आवाज सुनाई दी, गोल्डन स्प्लेंडर में एक सर्जन है। डॉक्टर रामकृष्ण यहाँ हैं। कायरा की लंबाई सिर्फ 5 फीट 8 इंच थी, जबकि सोहन की लंबाई 6 फीट 2 इंच थी। महिलाओं में कायरा की लंबाई को छोटा नहीं माना जाता था, लेकिन सोहन द्वारा इस तरह गले लगाए जाने से दोनों की लंबाई में असाधारण रूप से प्यारा अंतर पैदा हो गया, जो आश्रय की तलाश कर रहे एक छोटे से पक्षी की याद दिलाता है। भले ही उसका स्पर्श सज्जनतापूर्ण था, लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि ये दोनों व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बेहतरीन जोड़ी हैं। उनके चेहरे पर उनकी केमिस्ट्री साफ झलक रही थी। कायरा एक पल के लिए हैरान रह गई और उसने उस आदमी की तरफ देखा। उसकी नज़र में उसके गंभीर चेहरे से एक सौम्य चमक निकल रही थी। उसके हाथ की गर्माहट उसके सूट में बह रही थी और धीरे से उसके शरीर को गर्म कर रही थी, जिससे आराम और ताकत मिल रही थी। वह क्या कर रहा था? सोहन ने अपना सिर नीचे किया और विक्रम का सामना करने से पहले उसे प्यार से देखा। विक्रम ने जैसे ही देखा कि क्या हो रहा है, वह पलटा और कमरे से बाहर भाग गया। वह जल्द ही वापस आया। उसके पीछे एक शांत, शिष्ट आदमी था जो चश्मा पहने हुए था। जब वह व्यक्ति समूह के पास पहुंचा तो उसने अपना मेडिकल लाइसेंस दिखाया। मैं एक सर्जन हूं जो चोट और मोच के इलाज में माहिर हूं। मैं वर्तमान में एलायंस अस्पताल में काम कर रहा हूं। अगर उसने अपना मेडिकल लाइसेंस नहीं दिखाया होता तो भी कोई उसकी पहचान पर सवाल नहीं उठाता। आखिरकार श्री कृष्णा ने कहा था कि एक सर्जन सुलभ है। भले ही वह एक सर्जन न हो, लेकिन हर कोई मानेगा कि वह है। सोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, साइमन, जमीन पर पड़ी महिला को देखो। उसका हाथ जांचो और देखो कि क्या ये वास्तव में उखड़ गया है। साइमन ने अपना हाथ उठाया और अपने चश्मे के फ्रेम को ऊपर उठाया। आयशा का हाथ स्पष्ट रूप से उखड़ गया था। वह आयशा की ओर चला गया और सोहन पर एक कड़वी नज़र डाली। घबराओ मत मिस, मुझे एक नज़र देखने दो। आयशा ने मुंह बनाया। अपनी बांह को देखते हुए उसकी नज़रें चिढ़ और चिंता दोनों से भरी हुई थीं। कृपया नर्म रहें, मैं दर्द के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। चिंता मत करो। साइमन ने शालीनता से मुस्कुराया। मैं हमेशा सुंदर महिलाओं के साथ नर्म रहा हूँ। साइमन सोहन जितना आकर्षक नहीं था, लेकिन उसके कंधे चौड़े और कमर पतली थी, आदर्श पुरुष मॉडल का आकार। अपना सफ़ेद कोट उतारकर सूट पहनने के बाद वह और भी ज्यादा परिष्कृत दिखाई देने लगा। उसकी भारी भौहें प्यारी आड़ू के फूलों जैसी आंखों को फ्रेम करती थीं और उसकी ऊंची नाक उसे अभिजात वर्ग का रूप देती थी। यहाँ तक कि जब वह प्रसिद्ध अभिनेता मेसन के बगल में खड़ा होता था, तब भी वह कुछ अलग नहीं लगता था या महसूस नहीं करता था। आयशा तुरंत उसके चेहरे पर मोहित हो गई। उसने पहले कभी इतना प्यारा सुर नहीं देखा था। साइमन के कोमल हाथ उसके कंधे पर आराम से टिके हुए थे और उसकी आवाज़ सर्दियों में वसंत की हवा की तरह कोमल थी। क्या ये दर्द करता है मिस?
उसकी आवाज़ सुनते ही आयशा का दिल पिघल गया। उसने उसकी आंखों में देखा जो उसके रूप की तरह ही आकर्षक थीं। फिर उसने जवाब दिया, नहीं मम्मा, यह अच्छा है। साइमन के शरीर ने लोगों के नज़रों को ढक लिया। उसने आयशा के कंधे पर एक जोरदार धक्का मारा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सबके सामने घुमा दिया। तुम्हारा हाथ टूटा नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ क्या? आयशा को अभी अभी एहसास हुआ था कि उसके कंधे में थोड़ी तकलीफ हुई थी। हालांकि दर्द सहनीय था और उसका ध्यान साइमन के चेहरे पर चला गया था, इसलिए वह चिल्लाई नहीं। उसका दिमाग अब ज्यादा सटीक था और उसने साइमन को दूर धकेल दिया। उसने दर्द में चीखने का नाटक किया, मेरे हाथ को मत छुओ, ये बहुत दर्द कर रहा है। आह, ये बहुत दर्दनाक है। साइमन ने अपनी भौं को ऊपर उठाया, उसके चश्मे के फ्रेम के नीचे एक धूर्त मुस्कान दिखाई दे रही थी। जब तुम्हारा हाथ इतना दर्द कर रहा था और उखड़ गया था तो तुम मुझे कैसे दूर धकेल सकते हो? आयशा रुकी, उसका चेहरा अविश्वास और क्रोध से तनावग्रस्त था। क्या उसका हाथ हिल सकता था? लेकिन यह अभी उखड़ गया था। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने सावधानी से अपना हाथ उठाया और हिलाया और कोई दर्द नहीं हुआ। वह गुस्से में उठी और साइमन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, ठीक है, तुम उस दुष्ट कायरा के साथ मिले हुए हो। तुमने अभी मेरा हाथ फिर से जोड़ दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। बर्फीले प्रकाश से चमकती एक चांदी की सुई उसके शरीर से गिरी। टीना की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दौड़कर वहां पहुंची। उसने गिरी हुई चांदी की सुई उठाने के लिए आयशा को एक तरफ धकेल दिया। उसने इसे सबके देखने के लिए ऊपर उठाया और कहा, यह चांदी की सुई है। उसने इस चांदी की सुई का इस्तेमाल मुझे और कायरा को अभी अभी चाकू मारने के लिए किया है। आयशा एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन वह खतरे के सामने शांत रही। फिर उसने शानदार ढंग से अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया। उसने अपनी आंखें बड़ी की और अपना मुंह ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। यह क्या है? तुम कह रही हो कि यह चांदी की सुई तुमने पहले नहीं छिपाई थी? वह थोड़ी देर के लिए रुकी, उसकी आंखों में उसका उपहास और भी अधिक स्पष्ट हो गया। या तुम्हारा मतलब है कि तुमने इसे अभी जन्म दिया है? क्या तुम मुझे मूर्ख दिखाने की कोशिश कर रही हो? हा हा हा। दो लोग हंसना बंद नहीं कर सके और अपने पेट पकड़ लिए। टीना ने अपनी बातों में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी आयशा जितना अधिक अभिनय और दिखावा करती है, उतना ही वह उनकी आंखों में मजाक बनती दिखाई देती है। आखिर हर कोई प्रतिभाशाली था, कोई मूर्ख नहीं था। सबूत के तौर पर चांदी की सुई से यह स्पष्ट था कि कौन सही था और कौन गलत। सोहन के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी गहरी काली आंखें ठंडी चमक रही थीं और उसकी बर्फीली निगाहें मिस्टर गोपी के चेहरे पर धीरे से टिकी हुई थीं। हालांकि सोहन की आवाज़ जोरदार या गंभीर नहीं थी, मिस्टर गोपी की पीठ तुरंत तनावग्रस्त हो गई और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जब उन्होंने सोहन की आंखों से मुलाकात की तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबरा गया था कि अगर इस स्थिति को, इस तस्वीर को तो छोड़िए, ठीक से नहीं संभाला गया तो वह भविष्य में कोई फिल्म नहीं बना पाएगा। सोहन का उसे ब्लैक बॉल करने की क्षमता एक सिक्का उछालने जितना सरल है। आयशा, उसने गुस्से से देखा और उसकी भौं झुंझलाहट में सिकुड़ गई। फिर उसने डांटा, जब हम सेट पर थे तब आपने सुश्री ललिता पर इस तरह झूठा आरोप लगाया था, है ना? तब आपने अपने अभिनय कौशल को खराब कर दिया था। मैं तब आपकी अभिनय क्षमताओं से धोखा खा गया था। उसकी याद दिलाने पर सभी को सेट पर कायरा और टीना के साथ आयशा की पिछली लड़ाई याद आ गई। गोपी ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को जोर से अपनी पीठ के पीछे रख लिया। वह फिर से आयशा की ओर देखे बिना मुड़ा और गुस्से में आदेश दिया, तुमने बार बार परेशानी खड़ी की। क्रू तुमसे तंग आ चुका है। होटल वापस जाओ और सामान समेटो, फिर चले जाओ। घटनाओं के इस मोड़ ने आयशा को अचंभित कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि स्थिति यहाँ तक कैसे पहुँच गई। श्री गोपी एक शीर्ष निर्देशक थे, भले ही वे देश में सर्वश्रेष्ठ न हों। फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही इस प्रोडक्शन ने ऑनलाइन बहुत चर्चा और रुचि पैदा की। आयशा यदि पूर्व प्रमुख अभिनेत्री को अप्रत्याशित चोट नहीं लगी होती तो वह ये भूमिका नहीं निभा पाती। वह केवल 2 दिनों के लिए सेट पर गई थी जब उसे बदल दिया गया था। ये निश्चित रूप से नेटिजन्स के बीच निराधार संदेह को जन्म देगा। मिस्टर गोपी, वह दौड़ी और मिस्टर गोपी की बांह पकड़ ली और रो पड़ी, मिस्टर गोपी, मैंने कोई समस्या नहीं पैदा की। कायरा ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैंने उसे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाई। मैं पीड़ित हूं। मिस्टर गोपी की भौहें इतनी सिकुड़ी हुई थीं कि वे एक मक्खी को कुचल सकती थीं। आयशा पूरी तरह से बेवकूफ़ थी। चीजें पहले ही इस स्तर तक बढ़ चुकी थीं, लेकिन वह स्थिति को सही ढंग से नहीं समझ सकी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक तरफ धकेल दिया और कहा, चले जाओ। वह उसके सामने होने पर भी उससे बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन उसके जैसे आदमी को कायरा से प्यार क्यों हो गया? एक सौम्य, मासूम लड़की जिसके पास न तो साधन है और न ही संबंध। आयशा अचानक सोहन के पैरों में घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से उसकी पतलून की टांग पकड़ ली।
फिर वह हताश होकर रोई, श्री कृष्णा कृपया मेरी मदद करें। जब तक आप मेरी मदद करेंगे मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। मैं चाय बना सकती हूँ, पानी डाल सकती हूँ और यहाँ तक कि आपकी रखेल भी बन सकती हूँ। मुझे प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है और मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। हर कोई हैरान था। कायरा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसने सोहन को एक धनुषाकार भौं से देखा और कहा, सर आपका आकर्षण अभी भी पहले की तरह ही शक्तिशाली था। उम्र ने इसे फीका नहीं किया है ना? सोहन ने भौहें सिकुड़ी। उसकी निगाहें कठोर थीं क्योंकि वह कायरा को घूर रहा था। उसकी आंखों ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम बेरहम छोटे शैतान हो। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। विक्रम को अच्छी तरह पता था कि सोहन को अजनबी महिलाओं से नफरत है, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आयशा की बांह पकड़ ली। फिर उसने उसे जोर से जमीन से उठाया और कहा, क्या तुम जैसी युवा महिला श्री सोहन की पतलून की टांग पकड़ने के योग्य है? अगले ही पल आयशा को जोर से जमीन पर धकेल दिया गया। वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर से रेंगने की कोशिश की, लेकिन विक्रम उसके रास्ते में दीवार की तरह खड़ा था। उसकी चेतावनी भरी नज़र आयशा के दिल में जहर से लिपटी चांदी की सुई की तरह चुभ रही थी। आयशा ने अचानक हिलने की हिम्मत नहीं की। वह जमीन पर बैठ गई, बेकाबू होकर रोने लगी। सोहन ने आयशा की पतलून की टांग पर पकड़ और कायरा के कंधे पर कुछ हद तक टिकी उंगलियों को देखकर नाराजगी जताई। बुरे व्यवहार वाली महिला मनोरंजन उद्योग के लिए अयोग्य है। विक्रम, उसे पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दें। पूरा दल स्तब्ध था। क्या आयशा को पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है? श्री सोहन बहुत असाधारण थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक अविश्वसनीय चाल का प्रदर्शन किया। आयशा के विकल्प प्रभावी रूप से बंद हो गए थे। उनके शरीर कांप उठे और उनकी आंखें भय से चमक उठी जब उन्होंने कायरा को देखा। यह महिला डरावनी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक आदमी था जो उसके लिए नरक बना सकता था। किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। आयशा जमीन पर गिर गई। उसने कायरा के गीले कोट को देखा, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। तुम्हें पहले से ही बुखार था और अब तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं। क्या तुम बच्ची हो? कायरा ने मुंह बनाया। क्या बड़ी बात है, मुझे ठंड नहीं लग रही है। ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि अपना ख्याल कैसे रखा जाता है। उसके कंधे पर रखा उसका हाथ अभी भी नहीं हिला था। इस बिंदु पर उसकी लंबी उंगलियां सीधे उसके कंधे पर जकड़ गईं। उसकी मजबूत पकड़ ने मना करने का कोई मौका नहीं दिया। मेरे साथ घर चलो, तुम ठीक होने के बाद सेट पर लौट सकती हो। घर? ओह! चालक दल ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें तान लीं, लेकिन किसी की भी जोर से हंसने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपनी हंसी को दबाया, एक तरफ मुड़े और ठहाके लगाए। जाओ, अपने साथ घर चलो। कायरा की जीभ उलझ गई। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। हमें कल भी फिल्मांकन करना है। उस समय गोपी ने जल्दी से कहा, सुश्री ललिता आप जा सकती हैं। मुख्य अभिनेत्री को बदल दिया गया है। हम सेट पर फिल्मांकन जारी नहीं रख सकते। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं फिर से फिल्मांकन शुरू करने के लिए एक नई मुख्य अभिनेत्री नहीं ढूंढ लेता। इसमें शायद कम से कम 3 या 4 दिन लगेंगे। चिंता मत करो। कायरा टूटने के कगार पर थी। मिस्टर गोपी ऐसे कैसे हो सकते हैं? उसे लग रहा था कि उसे बेचा जा रहा है। अब उसने टीना पर अपना विश्वास जताया। तो वह भी कोई विकल्प नहीं है। टीना घायल हो गई थी। मुझे वापस जाकर उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। टीना ने तुरंत अपना घायल हाथ उठाया। मैं ठीक हूँ कायरा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ठीक है, देखो। उसने कायरा के सामने अपना हाथ कस लिया, दर्द सहते हुए मुस्कुराए। कायरा निराश थी। इस पल उसके पास कोई भरोसेमंद व्यक्ति कैसे नहीं हो सकता था। हालांकि सोहन एक सज्जन व्यक्ति था, वह उसके घर नहीं जा सकती थी। अगर वे अकेले होते तो वह नियंत्रण खो सकता था और चीजें हाथ से निकल सकती थीं। भले ही कुछ न हुआ हो, चालक दल उनके वर्तमान भावों के आधार पर यह मान लेगा कि उसके और सोहन के बीच कुछ हुआ है। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी निगाह सोहन पर टिकी थी। क्या मैं नहीं जा सकती? सोहन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी भौं उठाए। कायरा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई छिपा हुआ एजेंडा है? कायरा, वह इतना सीधा था जिससे वह छोटी लग रही थी। मिस्टर गोपी ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। बिल्कुल कायरा, श्री कृष्णा एक दयालु व्यक्ति हैं। वे तुम्हारा मुझसे बेहतर ख्याल रखते हैं। कायरा और क्या कह सकती थी। उसके सभी सहयोगी उसके खिलाफ हो गए थे और अब वह सोहन के साथ लगभग तालमेल बिठाने लगी थी। सोहन ने एक सज्जन की तरह कायरा का हाथ उसके कंधे से हटाया। चलो चलें। साइमन ने उनके जाने के आंकड़े देखे, उसकी आंखें उसके चश्मे के नीचे एक मुस्कान में बदल गईं। इस निर्दयी बुजुर्ग कुंवारे को प्यार हो गया है। वह युवा लड़की को उत्साह के साथ घर भी ले जा रहा था। देखो कि वह कितना सुंदर और सम्मानजनक था। शायद लड़की के उसके घर में प्रवेश करने पर उसे निगलने के लिए तैयार था। हे! साइमन ने हल्के से ठहाका लगाया और उसके हाथ पैंट की जेब में चले गए।
बिल्कुल भी बुरा कदम नहीं था। कार के अंदर सोहन सीट पर पीछे की ओर झुका और उसकी गहरी आंखें कायरा को देख रही थीं। उसके गाल गुलाबी थे और यहाँ तक कि उसकी छोटी नाक भी गुलाबी रंग की थी। उसने पलटकर एक छोटा कॉफी रंग का कंबल पकड़ लिया। अपना कोट उतारो और इसे अपने चारों ओर लपेटो। कायरा ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी ढंग से अपना सूट जैकेट उतार दिया। फिर सोहन ने धीरे से उसके कंधों पर छोटा कंबल डाला। चूंकि उसे सर्दी थी इसलिए उसने कार की खिड़कियां नहीं खोलीं और एयर कंडीशनर भी बंद कर दिया। गर्मी की तपिश पूरे केबिन को प्रभावित कर रही थी, हालांकि वह अभी भी थोड़ी ठंडी थी। बंद करें, कायरा कंबल के किनारे से चिपक गई और सोहन की एक झलक देखी। उसे ढकने के बाद वह बिना किसी बुरे विचार के गंभीरता से वहीं बैठा रहा। उसने उनके कंधों या पैरों को भी संपर्क में नहीं आने दिया। इस सज्जन, इस ईमानदार आदमी ने उसे उसके प्रति पूरी तरह से सावधानी बरतने पर मजबूर कर दिया। कायरा ने धीरे से खांसी की और फिर थोड़ा सा सोहन की तरफ सरक गई। उसने उनके बीच की दूरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या उसने ध्यान दिया था? क्या वह उसे अनैतिक मानेगा यदि उसे पता चले कि वह जानबूझकर उस पर झुक रही है, बिल्कुल आयशा की तरह? क्या उसे एक बदचलन महिला माना जाता था? उसने उसकी ओर एक और अपराध बोध से भरी नज़र डाली। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं पाया। उसकी हृदय गति धीरे धीरे सामान्य हो गई। सर, उसने उसे चुपचाप संबोधित किया। सोहन की निगाहें स्थिर रहीं क्योंकि उसने धीरे से कहा, हम सोहन के नाजुक होंठ लगभग किसी का ध्यान नहीं खींच रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है, तुम्हें अभी भी उस पर तरस आ रहा है जब उसने तुम्हें चांदी की सुई से घोंपा था? उसे भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कायरा ने कहा और उसके करीब आकर कहा। उनकी बाहें मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थीं। मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया ताकि मैं कुछ न खो दूं। हे, आदमी की शांत हंसी में आनंद और उपहास का रंग था। यह मेरे पास आता है, तुम जो कहना चाहते हो कहने से नहीं डरते? बेशक। कायरा ने अपना कंधा उसके कंधे से सटा दिया। अपने दोनों हाथों से उसे गर्म रखने के लिए वह उसकी बांह को पकड़ लिया और वह उसके करीब झुक गई जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। मुझे पता है कि आपको शिवा की स्थिति के बारे में बुरा लग रहा है, सर। सोहन ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके होंठ एक सीधी रेखा में दब गए। तो लड़की ने सोचा कि उसने ये सब केवल अपराध बोध के कारण किया। क्या उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार है, अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है? उसकी संकीर्ण आंखें अचानक सिकुड़ गईं, खतरे का आभास देते हुए। कायरा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो दोषी महसूस करता है? कायरा ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपने छोटे हाथों में से एक को उसकी बांह के नीचे रख दिया। सर, शर्माओ मत, मैं समझती हूं कि तुम क्या कह रहे हो। यहाँ गर्मी है। टीना के साथ पानी में खेलने से उसकी सर्दी और बढ़ गई। सोहन ने उसकी संतुष्ट मुस्कान देखने के बाद उससे बहस न करने का फैसला किया। वह उसके साथ उसके करीब आने और गर्म रहने के लिए बोल रही थी। अगर वह उसे अभी गंभीरता से लेता तो शायद वह उसे दूर धकेल देता। वह बस हंसा और उसे अपनी बांह पकड़ने दी। नर्म सनसनी काफ़ी असाधारण थी। तंद्रा छाने लगी क्योंकि कायरा ने अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस की। कार के शानदार सस्पेंशन के बावजूद वह थकी हुई महसूस कर रही थी। कुछ पलकें झपकने के बाद उसकी पलकें झुकने लगी। एक विशाल हथेली ने सही समय पर उसके छोटे चेहरे को कैद किया और उसे कोमलता से उसकी गोद में रख दिया। सोहन ने उसे एक सुंदर बंडल में मुड़ते हुए देखा तो वह हंस पड़ा। उसने धीरे से उसके कंधे से कंबल हटाया और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को गर्म करने के लिए अपने पैर पर रख दिया और फिर कंबल उसके ऊपर डाल दिया। इस छोटी लड़की को उसके खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं लग रही थी। वह उससे चिपके हुए भी झपकी ले सकती थी। कायरा गहरी नींद में सो गई। भले ही वह बीमार नहीं थी, लेकिन उसे कार या विमान से यात्रा करते समय नींद आ जाती थी। अब ये और भी स्पष्ट था कि वह बीमार थी। वह पलटी और अपने सामने कुछ गर्म महसूस किया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और उसे गले लगाना चाहती थी। ये बहुत गर्म और आरामदायक है। आज का तकिया अविश्वसनीय रूप से नरम था और जादुई गर्मी के साथ आता है। जैसे ही वह आगे झुकी और तकिए को चूमा, वह खुशी से मुस्कुराए। सोहन ने भौहें सिकुड़ी। क्या वह उसके आत्मसंयम की परीक्षा ले रही थी? किसने सोचा होगा कि वह बीमार होने पर इस तरह सोएगी? ऐसा लगता था कि जब भी वह बीमार होती तो उसे उसके साथ रहना पड़ता था। अचानक कार, जो स्थिर गति से चल रही थी, जोर से हिली। सोहन ने सहजता से हाथ बढ़ाया और कायरा को अपनी बाहों में खींच लिया। अचानक ब्रेक लगाने के बाद कार रुक गई। उसने आगे देखा और ड्राइवर ने जल्दी से समझाया, मिस्टर सोहन, एक बच्चा अचानक सड़क पार कर गया। मुझे खेद है। सोहन ने अपने होठों को दबाया और अपनी बाहों में लड़की को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वह चमकती, हैरान आंखों से उसे देख रही थी। कायरा सो रही थी लेकिन उसे लगा जैसे वह दीवार से टकरा गई हो। उसने अपनी आंखें खोली और सोहन की गहरी भौहों और आंखों को कुछ हद तक हैरान भाव से देखा। मैं कहाँ हूँ? सोहन को यह दिलचस्प लगा। ऐसा लगा जैसे वह पूछना चाहती थी, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ?
कायरा ने बड़बड़ाया और उसकी पलकें झुक गईं। फिर उसने महसूस किया कि उसके हाथ उस आदमी की मांसल कमर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। वह एक पल के लिए अचंभित रह गई और फिर नीचे देखने लगी। उसका ऊपरी शरीर उस आदमी के पैरों पर टिका हुआ था और हल्की गर्माहट से वह लगभग उछल पड़ी। वह जल्दी से सीट पर सीधी बैठ गई, उसके हाथ जल्दी से उसके बालों को सहला रहे थे। कितना शर्मनाक, ये कितना अपमानजनक था। उसका पूरा शरीर उसके पैरों पर कैसे दबा हुआ था। इसके अलावा उसने अनजाने में उसकी कमर को कैसे पकड़ लिया था। खांसी, खांसी, वह अजीब तरह से खांसी और बगल से देखने से बचती हुई। क्या हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं? लगभग, सोहन ने शांति से उत्तर दिया। उसकी उंगलियां इत्मीनान से उसकी पैंट की सिलवटों को सीधा कर रही थीं। अचानक वह कायरा की ओर मुड़ा और कहा, कायरा, क्या तुम्हें अपने हाथ में कुछ लेकर सोना पसंद है? कायरा का पूरा चेहरा शर्म से मुड़ गया। उसके बालों से लेकर पैर की उंगलियों तक उसका स्पष्ट व्यवहार उसे अपमानित कर रहा था। उसे ऐसा सवाल पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? हे, उसकी आवाज़ मच्छर के भिनभिनाने जैसी थी क्योंकि वह शर्म से अपनी नाक रगड़ रही थी। हाँ, सोहन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने शालीनता से अपने हाथ अपनी गोद पर रख लिए। फिर उसके होठों के कोने पर एक हल्का सा मोड़ बना। 5 मिनट बाद कार एक हवेली के गेट के सामने रुकी। उसकी लंबी उंगलियां उसे दरवाजे के फ्रेम के सहारे टिकाए हुए थीं और उसकी आवाज़ सुखदायक और गहरी थी। कैरा, नीचे आओ। कैरा ने कार के दरवाजे के फ्रेम पर पड़े उसके हाथ को देखा। उसने उसे बचाया क्योंकि उसे डर था कि कार से उतरते समय वह अपना सिर पीट लेगी। उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना ने पहले की बेचैनी को बदल दिया। बीमारी के कारण सोते समय अगर वह सीमाएं लांघती है तो उसके जैसे शिष्ट सज्जन को कोई आपत्ति नहीं होगी। वह प्रसन्नता से मुस्कुराए और कार से बाहर निकलने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। सुरक्षा गार्ड ने मुख्य द्वार खोला और सोहन कैरा को हवेली में ले गया। कार को हवेली में प्रवेश की अनुमति है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आपको बगीचे में रात का नज़ारा दिखाता हूँ, सोहन ने समझाया। हालांकि रात हो चुकी थी, लेकिन बगीचा खूबसूरती से रोशन था। सड़क के अंत तक जाने वाले रास्तों के दोनों ओर पेड़ों से शास्त्रीय शैली में लालटेन लटकी हुई थीं। स्ट्रीट लाइट की अनुपस्थिति और घने जंगल के खिलाफ लालटेन की चमक ने एक सुंदर माहौल बनाया। ये स्पष्ट था कि मालिक जानता था कि जीवन में कैसे मज़े किए जाते हैं। सोहन ने कैरा को देखा और पाया कि वह हमेशा मुस्कुरा रही थी। वह बता सकता था कि वह इसका आनंद ले रही थी। वहाँ एक कमल का तालाब है जहाँ से रात का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? कैरा ने बहुत सारे कमल के तालाब देखे थे, लेकिन केवल दिन के समय। उसने रात में कभी नहीं देखा था क्योंकि यह एक गहरा काला विस्तार होता था और पानी की सतह पर कुछ कमल के पत्ते दिखाई देते थे। मैंने पहले कभी रात में कमल का तालाब नहीं देखा। अगर आपके पास झील के किनारे केवल चांदनी या कुछ रोशनी हो तो क्या ठीक से देखना मुश्किल नहीं होगा? उसने सोहन के साथ चलते हुए कहा। वास्तव में, सोहन ने धीरे से ठहाका लगाया, लेकिन मेरा कमल का तालाब दूसरों से थोड़ा अलग है। कायरा हैरान थी और उसने अपने होंठ फुला लिए। वे सभी कमल के तालाब थे, इसलिए वे किसी भी तरह से अलग कैसे हो सकते हैं? वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि वे कुछ मिनटों के लिए एक रास्ते पर टहल रहे थे। अचानक उसके सामने पानी का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। सभी आकारों के असंख्य कमल के पत्ते पानी की सतह पर तैर रहे थे और पूरी तरह से खिले हुए या अभी भी कली के रूप में कमल के फूल ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये दृश्य रात में नहीं देखे जाने चाहिए थे, लेकिन कायरा की आंखों ने सब कुछ देख लिया। कैरा, धीरे चलो। ठोकर मत खाना। कैरा ठोकर खाने के बारे में चिंतित होने के बजाय बहुत उत्साहित थी। वह जैकशोर के पास पहुंची, घुटनों के बल बैठी और पानी में देखने लगी। फिर उसने प्रत्येक कमल के पत्ते और फूल के किनारों पर नियॉन रोशनी देखी। कमल के पत्तों पर नियॉन रोशनी हरे रंग की थी, जबकि कमल के फूलों पर नियॉन रोशनी प्रत्येक फूल के रंग से मेल खाती थी। अध्याय 31 बहुत मोहक। पानी में नियॉन रोशनी खिलना पहले से ही एक बहुत ही मुश्किल काम रहा है। कमल के पत्तों और फूलों को हर दिन झील में बदलने और बदलने की बड़ी चुनौती से निपटना तो दूर की बात है। अपने पूरे जीवन में कैरा ने पहले कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। ये बहुत सुंदर है, सर। आपका कमल तालाब वास्तव में विशिष्ट है। सोहन उसके बगल में खड़ा था, उसका दाहिना हाथ जेब के अंदर छिपा था और उसने गहरी आंखों से उसके गोरे चेहरे को देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे ये पसंद है, कायरा ने जवाब दिया और उत्साह से उसकी बाँह पकड़ ली। मैं इससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती। अचानक उसने अपना बायां हाथ उठाया जहां वह उसकी बगल में लटका हुआ था और उसे धीरे से कायरा के सिर के ऊपर रख दिया। जब वह अचानक उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी तो उसने पाया कि उसकी आंखें तालाब में टिमटिमाती रोशनी से भी अधिक चमक रही थीं। फिर उसने कहा, यदि तुम्हें ये पसंद है तो तुम यहाँ रह सकती हो। उसकी आवाज़ दूर देश से बहती हवा की तरह नर्म थी। उसके शब्द उसके कानों में अटक गए, जिससे वे चुपचाप चमकदार लाल हो गए। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराईं।
ऐसा लगा जैसे किसी प्रेमी का स्नेहिल दुलार जो उससे बहुत प्यार करता था। आह चू। उसके बाद वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई और सोहन और उसके बीच कुछ इंच की दूरी बना ली। मुझे सर्दी लग गई होगी। मुझे दूर रहना चाहिए सर, नहीं तो आप भी बीमार हो सकते हैं। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और उसके होंठ थोड़े असहाय रूप से फड़कने लगे। जब भी उसे लगता कि उसका दिल उसके लिए धड़क रहा है तो वह हमेशा मूड खराब करने के लिए कुछ कहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय था, धैर्य उसका सबसे बड़ा गुण था। सावधान रहो, चलो अंदर चलते हैं। कायरा ने अपनी नाक रगड़ी और लगातार उसके पीछे चली गई। बहुत समय बाद उसका दिल आखिरकार शांत हुआ। उसने अभी जो कहा वह बहुत ही मोहक लग रहा था। इससे वह शर्मा गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लगभग उसे लगा कि वह उसे पसंद करता है। यहाँ रहना। कोई और महिला सोचती कि वह उसे प्रपोज कर रहा है। शुक्र है वह वही थी और उसने उसके शब्दों को गलत नहीं समझा। उनके सामने बिल्डिंग के सामने खड़ा एक 50 वर्षीय व्यक्ति था। शुरू में वह तब दंग रह गया जब उसने सोहन को अपने बगल में एक महिला के साथ चलते देखा। हालांकि वह जल्द ही भाग गया। श्री कृष्ण, द्वारपाल ने कहा कि आप गेट पर कार से उतर गए, इसलिए मैंने सोचा कि आप अकेले बगीचे में टहलने गए हैं। मुझे नहीं लगा कि आपके साथ कोई दोस्त होगा। ये और भी अधिक आश्चर्यजनक था कि दोस्त एक खूबसूरत युवती थी। सोहन ने सिर हिलाया। वर्धन, ये कैरा तिलक यादव है। वह 2 दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। कृपया बाद में मेरे कमरे में एक कटोरा सूप भेज दें। जब कैरा ने वर्धन को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया। नमस्ते सर। सर। वर्धन ये सुनते ही वह जोर से हंस पड़ा। मिस तिलक यादव, प्लीज़ मुझे ऐसा न कहें। मेरे लिए यह बहुत ज़्यादा है। कायरा को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जवाब दिया, आप मेरे पिता के बराबर उम्र के हैं। आपको सर कहना अजीब नहीं है। वर्धन ने हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं। जहाँ तक मेरी बात है, वरिष्ठता के मामले में वह वास्तव में मेरे दादा की पीढ़ी में हैं। मुझे बस मिस्टर वर्धन या वर्धन कहें। ठीक है। शिवा ने बताया कि सोहन उसके परदादा थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वर्धन जितना बड़ा कोई व्यक्ति सोहन को दादाजी कहकर संबोधित करेगा। अहम उस स्थिति में सोहन को उसकी उम्र और पद का उल्लेख करने के बजाय सिर्फ सर कहना उसके लिए अशिष्टता हो सकती थी। उसने अपने होंठ जोर से काटे और सोहन को देखने के लिए मुड़ी। वह झुंझला गया और अपनी उंगली उसके माथे पर जोर से फेरी। तुम क्या कह रही हो? उसने उसे तिरछी नज़र से देखा। ये तुमने पिछली बार नहीं कहा था। मैं कायरा ने गुस्से से मुंह बनाया। जब वह सीधे घर में चला गया तो वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। मिस्टर गोपी और प्रोड्यूसर ने अभी अभी तुम्हें मिस्टर कृष्णा कहा है और मिस्टर वर्धन ने भी कहा कि तुम उनके दादा की पीढ़ी के सदस्य हो। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत रूखा व्यवहार कर रहा हूँ। हवेली की सजावट काफ़ी पारंपरिक थी, जिसमें ठोस लकड़ी के फर्नीचर थे जो जगह जगह बिखरी हुई सुनहरी सजावट के साथ बिल्कुल फिट बैठते थे। विभिन्न युगों की प्राचीन वस्तुओं को ठोस लकड़ी की अलमारियों पर रखा गया था, जबकि प्रसिद्ध पेंटिंग दीवारों को सुशोभित कर रही थी। यहाँ तक कि मेज पर रखा चाय का सेट भी नाजुक चीनी मिट्टी से बना था। सोहन इन सबको पार करके भव्य सीढ़ी पर चढ़ गया और कायरा उसके ठीक पीछे चल रही थी। वे जितने लंबे समय तक चलते रहे, उसे अपने पिछले अनादर के लिए उतना ही अधिक पछतावा हुआ। टीना भी इतनी विनम्र थी कि तुम्हें परदादा कहती थी, लेकिन मैं तो तुम्हें सर कहता रहा, बिना किसी कारण के खुद को पदानुक्रम में ऊपर दिखाने की कोशिश करता रहा। मुझे लगा कि वह बस मजाक कर रही है, उसने सोचा। अचानक वह रुक गया और सीढ़ी की तीसरी सीढ़ी पर मुड़ा और अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही वह उसकी पतली उंगलियों और बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा वाली चौड़ी हथेली को देखती रही, उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे अपने सामने रखे हाथ में रख लिया। उसका हाथ उसके चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। एक ही झटके में वह सीढ़ियों से ऊपर उड़ गई जब तक कि वह उसके ठीक बगल में खड़ी नहीं हो गई। उसका लंबा और चौड़ा धड़ उसकी ओर मुड़ गया ताकि उसकी गहरी काली आंखें उसे देख सकें, क्योंकि उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। कैरा, मैंने हमेशा तुम्हें अपना हमसफर माना है, उसने कहा। वह चकित होकर उसे देखती रही, क्योंकि उसका दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा जैसे कोई रेसिंग कार रेस ट्रैक से गुजर रही हो। वास्तव में उसका सिर इतना हल्का महसूस हो रहा था कि उसे लगा कि वह किसी भी क्षण उड़ सकती है। बोले गए शब्द बहुत ही मोहक और मन को सुन्न करने वाले रोमांचकारी थे, खासकर इसलिए क्योंकि वह इतना शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। वह एक सामान्य महिला थी, इसलिए उसके गाल अभी जल रहे थे। वह अभी बड़बड़ाना बंद नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वह अचानक एक चूहे की तरह शांत हो गई थी। सोहन ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर ले जाना जारी रखा। तुम मुझे बस सर कह सकती हो, मुझे यह आवाज़ अच्छी लगती है। वह उनके जुड़े हुए हाथों को देखती रही। उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था।
जब वे एक विशाल बेडरूम में दाखिल हुए जिसमें एक जटिल रूप से सजा हुआ लकड़ी का बिस्तर था, तो उसका दिमाग आखिरकार अपनी स्तब्धता से बाहर आया। उसने अपने हाथ को उसकी पकड़ से वापस खींच लिया, जैसे कि उसे अभी अभी बिजली के झटके से झटका लगा हो। सर, वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। हम एक दूसरे के चारों ओर उंगलियों को कसते हुए वह दरवाजे की ओर सरक गई। यह आपका बेडरूम होना चाहिए। मैं बस एक अतिथि कक्ष में रह सकता हूँ। आपको मुझे अपना कमरा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।